तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी महा मैराथन क्लास होने वाली है, जिसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का आपका जो सेकंड चैप्टर होता है पुष्पी पौधों में लैंगिक जन, ये पूरा चैप्टर हम लोग आज के एक ही वीडियो में करने वाले हैं। इसमें जितने भी आपके टॉपिक होते हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की परीक्षा के लिए, वो सारे टॉपिक यहाँ पर आपको कराए जाएंगे। पूरा चैप्टर आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देख लेते हैं, इसमें जितना भी कंटेंट आपको बताया जाएगा, सभी कंटेंट को यदि आप लोग तैयार कर लेते हैं, तो इस चैप्टर में आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। चाहे आप लोग इसको देख करके समझ सकते हो। पूरा वीडियो जो आप देखोगे, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, चाहे आपके बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे आपके अति लघु हो, चाहे लघु हो, चाहे दीर्घ हो, चाहे डायग्राम वाले क्वेश्चन हो, सारे डायग्राम भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही में जितने भी टॉप टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड परीक्षा में, वो सारे के सारे आपको इस चैप्टर में जितने भी बन सकते हैं, वो सारे के सारे मैं आज के इस वीडियो में करवा दूंगा। यानी कि पूरा थ्योरी में आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है और कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। यानी कि यदि आप लोग वीडियो को देख लेते हैं, तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं, वो सारी चीजें आप लोग समझ जाओगे। यदि आप लोग पूरा चैप्टर समझ ले तो अच्छे तरीके से, जैसा मैं आपको बताने वाला हूँ, तो फिर आपका इस चैप्टर में से एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और उसके बाद में जब हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, उसका फिर एक मैं वन शॉट और लेकर के आऊंगा, जिसमें हम लोग जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। यानी कि इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, उनको अलग से बता दूंगा, मतलब एक ही वीडियो में। और फिर उसी में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न जितने भी आपके होते हैं चैप्टर में, उसको भी मैं बता दूंगा। क्वेश्चन लिखूंगा, फिर आंसर लिखूंगा उस प्रकार से, और फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय, हर एक टाइप का क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगा। वैसे अगर आप लोग चाहो तो इस वीडियो को जब आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखोगे, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सब आपके यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं एक वन शॉट वीडियो और लेकर के आऊंगा, जहां पर हम लोग क्वेश्चन आंसर भी आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो में आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना, शुरू से लेकर के अंत में देखना, आपकी पूरी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो ये सारी चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्लास 12 बायोलॉजी का आपका जो सेकंड चैप्टर होता है पुष्पी पौधों में लैंगिक जन, उस चैप्टर में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, सभी चीजों को देखना शुरू करते हैं। हर एक डायग्राम में आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से बताऊंगा, हर एक टॉपिक यहाँ पर मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए, तो आप लोग हमारा टॉप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज रखा गया है एक सब्जेक्ट के लिए केवल 199। इसमें आप लोग एक सब्जेक्ट का ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको नोट्स और साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। और यदि आप लोग केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्राप्त करना चाहते हैं 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए, तो केवल आप 49 में एक सब्जेक्ट का ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिसको भी ज्वाइन करना होगा, वो सभी लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। नंबर हो जाता है 97 93 44 0081। तो यदि आपको फुल कोर्स चाहिए एक सब्जेक्ट के लिए, तो आप लोग इतना पेमेंट करना पड़ेगा। और यदि आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप लोग केवल इतने रुपये में बहुत ही सस्ते में आप लोग प्राप्त कर सकते हो। तो मैंने आपको नंबर बता दिया, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। कॉल नहीं करना, क्योंकि कॉल अटेंड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज करोगे, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सारी चीज आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर में जितने भी आपके टॉपिक हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, और साथ ही में जितने भी टॉपिक हैं सभी को हम लोग क्लियर करेंगे। और ये वीडियो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आप चाहे कहीं से भी हो, ये आपका एनसीईआरटी के हिसाब से बहुत ही शानदार तरीके से चीजें बनाई गई हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें बेसिक चीजों को समझने वाले हैं। तो जैसा कि इसका नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जन, यानी कि जो पुष्प पौधे, जो ऐसे पौधे होते हैं उसमें पुष्प पाया जाता है, उसमें लैंगिक जन किस प्रकार से होता है, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग उन्हीं चीजों को समझने वाले हैं। यानी कि जो पौधे जिसमें पुष्प पाया जाता है, उसमें किस प्रकार से जनन होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लैंगिक जन होता है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहला जो आपका चैप्टर था जीव में जन, उसमें मैंने आपको लैंगिक जन क्या होता है बताया था, अलैंगिक जन के बारे में भी बताया था। लैंगिक जन के बारे में एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि लैंगिक जन में यहाँ पर दो जनकों की आवश्यकता होती है, एक नर होता है, एक मादा होता है। और लैंगिक जन में दो जनक होंगे, तभी जाकर के नई संतान उत्पन्न हो पाएगी। और जबकि अलैंगिक जन की यदि हम लोग बात करेंगे, तो इसमें केवल एक ही जनक होगा, तो भी वो नए संतान को उत्पन्न कर सकता है। लेकिन लैंगिक जन में
2 जनकों की आवश्यकता होती है। तो उसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि पुष्पीय पौधों में किस प्रकार से लैंगिक जन होता है, तो उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग पुष्प के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि हम लोग पुष्प के ऊपर ही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग पुष्प के बारे में समझ लीजिए। तो पुष्प क्या होता है? पुष्प को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो इसमें हम लोग बताएंगे कि यह आवृतबीजी पौधों का प्रमुख अंग है, जो आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जन में सहायता करता है। यानी कि जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उसका जो प्रमुख अंग होता है वो आपका पुष्प होता है, और जो कि आवृतबीजी पादपों में या पौधों में लैंगिक जन में सहायता करता है। तो अब जो ये आपका पुष्प होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसके बारे में आइए समझ लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जहाँ पर आप लोग सीखेंगे कि कहाँ पर पुष्प का नर जननांग होता है, कहाँ पर मादा जननांग होता है, कहाँ पर नर युग्म बनता है, कहाँ पर मादा युग्म बनता है, और कैसे फिर आगे चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें समझने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको समझना क्या है? पुष्प का संरचना। तो पुष्प की संरचना आपकी इस प्रकार से होती है, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी होती है। कभी कभी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाता है कि पुष्प की संरचना का बनाइए, तो उसमें आप लोग इस प्रकार से बना सकते हो। तो कैसे बनाना है उसको मैं भी आपको पर बना करके दिखाने वाला हूँ। बाकी आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो किस प्रकार से बना हुआ है। तो चलिए अब हम लोग उसके डायग्राम को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। मैं आपको बना करके अच्छे तरीके से बताता चला जाऊंगा, और आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मादा जननांग के बारे में बात करने वाले हैं। और मादा जननांग आपका होता है स्त्री केसर। तो स्त्री केसर का चित्र किस प्रकार से होता है, सबसे पहले हम लोग उसको बना लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये स्त्री केसर का चित्र होता है। इस प्रकार से आपको बना लेना है अपनी कॉपी में साथ में, ताकि आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर होता रहे। मैं यहाँ पर ऐसे रफली बना रहा हूँ, वैसे मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से बनाया है, यहाँ पर भी मैं बनाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो ये आपका एक स्त्री केसर होता है। ठीक है, तो स्त्री केसर होता है, इसके अंदर आपका पाया जाता है क्या? बीजांड पाया जाता है, जिसमें आपका मादा युग्मक का निर्माण होता है। ये चीज आपको यहाँ पर समझ करके चलना है कि स्त्री केसर के अंदर आपका बीजांड पाया जाता है, जिसमें आपका मादा जो युग्मक होता है उसका निर्माण होता है। तो आपका स्त्री केसर बन करके रेडी हो गया है। अब हम लोग नर जननांग की बात करेंगे, तो नर जननांग आपका होता है पुंकेसर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। इधर भी हम लोग बना देंगे इस प्रकार से, ये भी आपका हो जाएगा पुंकेसर। ये आपका एक द्विलिंगी पुष्प है, जिसमें आपका नर जननांग और मादा जननांग दोनों उपस्थित हैं। तो ये आपका पुंकेसर हो जाता है, इसमें आपका नर युग्मक का निर्माण होता है, जो कि परागकोश के अंदर होता है। अभी आपका क्या होता है? परागकोश होता है, आपका डंठल तंतु होता है, जो कि हम लोग आगे भी नामकरण करेंगे, तो वहां पर मैं आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर बताना क्या है, उसके बाद फिर आपका यहाँ पर तीसरा जो भाग होता है वो आपका होता है क्या? दल पुंज, या फिर आप लोग बोल सकते हो दल। क्योंकि आप लोग जानते हैं, जैसे कि मान लो आप लोग गुलाब की बात करेंगे, तो गुलाब में आपका जो रेड कलर का जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग दल पुंज बोलते हैं। और उसके नीचे जो आपका पार्ट होता है आपका हरे कलर का होता है, जो पत्ती होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो बाह्य दल। ठीक है, बाह्य दल बोल सकते हैं उसको हम लोग। और फिर आपका ये डंडा होता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपका ये डायग्राम बन करके रेडी हो जाता है। तो चलिए अब हम उसका नामकरण कर देते हैं कि किस प्रकार से इसका नाम होने वाला है। सबसे पहले हम लोग माँ जननांग के बारे में बात करने वाले हैं। तो माँ जननांग जो आपका होता है वो आपका स्त्री केसर होता है, आपको पहले से पता है। तो स्त्री केसर में क्या क्या भाग होते हैं उसको आइए समझ लेते हैं। तो यह पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा स्त्री केसर होता है, लेकिन जो इसका ऊपर वाला भाग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलग से यदि हम लोग बात करेंगे तो ये आपका वर्तिकाग्र होता है। ये आपका जो डंडा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग वर्तिका बोलते हैं। और जो आपका ये अंडाकार जो भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं। और जब हम तीनों को मिला करके एक बार में पूछेंगे तो आप लोग बता सकते हो कि आपका क्या है? पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा स्त्री केसर है, जिसमें आपके 3 भाग होते हैं। पहला आपका होता है वर्तिकाग्र, दूसरा आपका होता है वर्तिका, और तीसरा आपका होता है अंडाशय। अब अंडाशय के अंदर आपका बीजांड या फिर गुरु बीजाणुधानी पाई जाती है, जिसमें ही आपका मादा युग्मक का निर्माण होता है। और गुरु बीजाणुधानी का जो चित्र होता है उसे आप लोग बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और हर साल लगभग आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से आता है कि गुरु बीजाणुधानी या फिर बीजांड का चित्र बनाइए। तो चित्र आप लोग इस प्रकार से बना सकते हो। तो माँ जननांग के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग यहाँ पर नर जननांग के बारे में बात करने वाले हैं। नर जननांग के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूँ कि जो आपका स्त्री केसर होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी पुष्प में केवल एक स्त्री केसर है, तो हम लोग केवल उसको स्त्री केसर बोलेंगे। लेकिन जब उसमें एक से अधिक हो, 2 या फिर 4 हो, तो उस स्थिति में हम लोग जब कह सकते हैं कि स्त्री केसर का समूह हो, यानी कि कई सारे स्त्री केसर एक साथ हों, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर याद कर लेना है। वैसे तो हम लोग स्त्री केसर बोलेंगे, और जब वहां पर कई सारे स्त्री केसर होंगे तो उसको हम लोग समूह में क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नर जननांग के बारे में। तो नर जननांग आपका होता है पुंकेसर, जिसमें आपके 2 भाग होते हैं। पहला भाग आपका होता है परागकोश, जो कि इस प्रकार से होता है, और दूसरा भाग होता है डंठल तंतु। परागकोश में ही आपका नर युग्मक का निर्माण होता है, तो इसीलिए परागकोश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस प्रकार से आप लोग पुंकेसर के बारे में भी समझ ही होंगे। और चीज यहाँ पर बताने वाला हूँ
कि जब एक पुंकेसर होगा तो केवल उसको पुंकेसर बोलेंगे, लेकिन जब पुंकेसर का समूह होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पुमंग बोलेंगे। यानी कि जब एक से अधिक पुंकेसर होगा यानी कि समूह में होगा तो फिर हम लोग उसको बोलते हैं पुमंग। तो इस प्रकार से ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद में फिर आपका ये आपका होता है दल, यानी कि जो आपका रेड कलर का दिख रहे हैं आपका, ये आपका दल होता है। और जब ये आपका एक से अधिक होता है, 2 होता है, 4 होता है, तो उसको हम लोग दलपुंज बोलते हैं। और उसके नीचे आपका होता है बाह्य दल। और जब ये भी आपका इसी प्रकार से जब 2 या 2 से अधिक होता है उसको हम लोग बाह्य दल पुंज बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका कह सकते हैं पुष्प की संरचना होती है, इस प्रकार से होती है। मैंने आपको बता दिया है, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनको हम लोग डिटेल में समझते हैं, यानी कि पुष्प की जो संरचना है, जिसमें हम लोगों ने पुंकेसर के बारे में पढ़ा, स्त्रीकेसर के बारे में पढ़ा, और बीजांड यानी गुरु ध्वनि के बारे में मैंने आपको बताया, बाह्य दलपुंज और दलपुंज के बारे में बताया। अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पुष्प की संरचना की हम लोग बात करने वाले, जिसमें आप बताओगे कि आवर्तबीजी पौधों का विशिष्ट लक्षण उसमें पुष्पों का होना, यानी कि जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उनका जो विशिष्ट लक्षण होता है उसमें पुष्पों का होना ही उनका एक विशिष्ट लक्षण होता है। और एक पुष्प जो होता है उसमें आपके 4 चक्र पाए जाते हैं। पहला चक्र आपका होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा आपका होता है दलपुंज, तीसरा आपका होता है पुमंग, या चौथा आपका होता है जायांग, यानी कि स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर का जब समूह होता है तो हम लोग जायांग बोलते हैं। इस प्रकार से एक पुष्प में आपके 4 चक्र पाए जाते हैं। पहला आपका बाह्य दलपुंज होता है, जिससे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स। दूसरा आपका होता है दलपुंज, जिससे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला। और तीसरा आपका होता है पुमंग, जिससे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम। और चौथा आपका होता है जायांग, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गाइनोसियम। तो इसके बारे में आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और वहाँ पर और भी डिटेल में इसको समझते हैं। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज सहायक चक्र होते हैं। यानी कि जो बाह्य दलपुंज होता है, यानी कि जो आपका ये वाला पार्ट होता है और ये वाला पार्ट होता है, ये आपका एक सहायक चक्र होता है। जबकि पुमंग और जायांग जो होते हैं वो आपके आवश्यक चक्र होते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका जो ये होता है, यानी कि जो आपका जायांग और जो पुमंग होता है, ये आपका आवश्यक चक्र होता है। यानी कि जो स्त्रीकेसर और जो पुंकेसर होता है आपका आवश्यक चक्र होता है। यदि किसी पुष्प में पुंकेसर ना हो या फिर स्त्रीकेसर ना हो तो फिर लैंगिक जनन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए बाह्य दलपुंज या फिर कह सकते हैं दलपुंज ना हो तो आप कह सकते हो कि उस अवस्था में भी यहाँ पर लैंगिक जनन हो जाएगा। लेकिन अगर पुंकेसर या फिर कह सकते हैं कि स्त्रीकेसर नहीं होगा तो फिर कह सकते हैं कि नहीं हो पाएगा लैंगिक जनन, क्योंकि स्त्रीकेसर में आपका माँ जननांग का निर्माण होगा और जो आपका कह सकते हैं कि जो पुंकेसर होता है उसमें आपका नर युग्मक का निर्माण होगा और स्त्रीकेसर में मादा युग्मक का निर्माण होगा। तभी दोनों आपस में मिलेंगे, तभी जाकर के लैंगिक जनन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो इसी स्थिति में आप लोग बोल सकते हो कि जो आपका स्त्रीकेसर होता है और जो आपका पुंकेसर होता है दोनों आपके आवश्यक चक्र हैं। इनके बिना लैंगिक जनन होना संभव नहीं है। और जो आपका बाह्य दलपुंज होता है और जो आपका दलपुंज होता है आपके सहायक चक्र होते हैं। तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, आपको आप लोग समझ लीजिए। और साथ ही मैंने आपको यहाँ पर आगे बताया कि क्योंकि पुंकेसर जो होता है यानी कि जो पुमंग होता है और जो जायांग होता है, ये प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक जन्म में सहायक होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको आवश्यक चक्र बोलते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ लिया है। अब मैंने आपको पुष्प के 4 भाग बताए थे। पहला भाग था आपका बाह्य दलपुंज, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। दूसरा भाग आपका था दलपुंज, उसको भी थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तीसरा भाग आपका था पुमंग, इसको भी डिटेल में समझेंगे। और चौथा भाग आपका था जायांग, उसको भी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पुमंग यानी कि बाह्य दलपुंज के बारे में। तो जो पहला चरण होता है उसका वो आपका होता है बाह्य दलपुंज, उसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम लोग कैलिक्स। तो इसमें आप लोग बताओगे कि यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है जो अधिकांशतः हरे रंग का होता है। यानी कि जो आपका प्रथम चक्र होता है पुष्प का उसे हम लोग बाह्य दलपुंज बोलते हैं और यह आपका अधिकांशतः हरे रंग का होता है। इस प्रकार से ये वाला जो पहला होता है इसे हम लोग बाह्य दलपुंज बोलते हैं और यह अधिकांशतः हरे रंग का होता है। बाह्य दलपुंज जो होता है वो अनेक बाह्य दलों से मिलकर के बना होता है, तभी हम लोग उसको बाह्य दलपुंज बोलते हैं। दूसरा आपका होता है दलपुंज, जिसे हम लोग बोलते हैं कोरोला। कोरोला क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। यह पुष्प आपका दूसरा चक्र होता है जो कि अनेक दलों से मिलकर के बना होता है, यानी कि पेटल से मिलकर के बना होता है। और इसका मुख्य कार्य होता है परागण में कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने का होता है। जैसे कि मान लीजिए हम आपने गुलाब का पुष्प देखा होगा तो उसमें जो रेड कलर का जो पार्ट होता है, जो रेड रेड होता है जिसे हम लोग सूंघते हैं, वो आपका होता है क्या, दलपुंज होता है। क्योंकि उसका जो मेन काम होता है, उसका काम यही होता है कि वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और फिर कीट वहां पर आएंगे और फिर वहां पर लैंगिक जनन की प्रक्रिया संभव हो पाएगी। तो इसीलिए जो दलपुंज का कार्य होता है, आपका कार्य यही होता है कि वो आपका
कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बाह्य पुंज जो कार्य होता है, बाह्य पुंज का जो कार्य होता है वो आपका पुष्प को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य होता है। तो इस प्रकार से बाह्य पुंज और दलपुंज यानी कि कोरोला के बारे में आपने समझ लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आपका सहायक चक्र होता है, जो आपका आवश्यक चक्र होता है, उसके बारे में समझते हैं। तो आवश्यक चक्र आपका होता है पुमंग, जिससे हम लोग इनसे बोलते हैं एंड्रोसियम। तो इसमें क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो पुमंग को हम लोग पुष्प का तीसरा चक्र बोलते हैं और यह आपका एक या फिर एक से अधिक पुंकेसरों से मिलकर के बना होता है। यानी कि अगर एक पुंकेसर होगा तो केवल उसको हम पुंकेसर बोल सकते हैं, लेकिन जब आपका एक या फिर एक से अधिक पुंकेसर होंगे तो उसको हम लोग पुमंग बोलते हैं। और पुमंग जो होता है वो पुष्प का नर भाग होता है और पुंकेसर जो होता है उसके दो भाग होते हैं। एक आपका होता है पराकोष, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंथर। दूसरा आपका होता है तंतु या फिर डंठल तंतु भी आप लोग बोल सकते हो, इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पुंकेसर में दो भाग होते हैं, आपका होता है पराकोष, एक आपका होता है डंठल तंतु यानी कि तंतु। तो इस प्रकार से दो भाग होते हैं पुंकेसर में ही, यानी कि कह सकते हैं पराकोष में ही आपका नर युग्मक का निर्माण होता है। और यही मैंने आपको बताया भी है कि जो पुंकेसर होता है उसमें आपके दो भाग होते हैं, एक आपका होता है पराकोष, एक आपका होता है डंठल तंतु। तो पराकोष में नर युग्मक का निर्माण होता है। तो इसे भी आप लोग समझ लिया होगा। अब इसका जो चौथा पार्ट होता है आपका हो जाता है जायांग, जो कि हम लोग इनसे बोलते हैं गायनोसियम। तो ये क्या होता है ये इसको भी समझ लेते हैं। तो आप इसमें बताएंगे कि यह पुष्प का चौथा व आखिरी चक्र होता है और यह पुष्प का मादा भाग होता है। यानी कि जो जायांग होता है पुष्प का मादा भाग होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्त्रीकेसर जो होता है वो पुष्प का मादा भाग होता है और उसको जब हम लोग कई सारे स्त्रीकेसर होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं। तो जायांग आपका एक या फिर एक से अधिक स्त्रीकेसरों से मिलकर के बने होते हैं और इनके आपके तीन भाग होते हैं। यानी कि जो स्त्रीकेसर होता है इसके आपके तीन भाग होते हैं। पहला भाग आपका होता है वर्तिकाग्र, दूसरा आपका होता है वर्तिका और तीसरा आपका होता है अंडाशय। तो ये चीज आप बता सकते हैं कि वर्तिकाग्र होता है पहला भाग, दूसरा आपका होता है वर्तिका और तीसरा भाग आपका होता है अंडाशय। वर्तिकाग्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा और वर्तिका को इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल और अंडाशय को इंग्लिश में बोलते हैं ओवेरी। तो इस प्रकार से आपको जो पुष्प की संरचना का जो पूरा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये था, जिसे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। और इसे आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और साथ ही उसका डायग्राम अच्छे तरीके से बनाना सीख लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपके अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। कि पुष्प में आपके कितने भाग होते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर चार भाग बताए थे कि पुष्प में आपके यहाँ पर चार भाग होते हैं। पहला आपका होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा आपका होता है दलपुंज और तीसरा आपका होता है पुमंग और चौथा आपका होता है जायांग। मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो सहायक चक्र होता है इसमें आपका ये आपका जो बाह्य दलपुंज होता है, दलपुंज होता है ये आपका सहायक चक्र होता है और पुमंग और जायांग आपका आवश्यक चक्र होता है, क्योंकि पुमंग और जायांग के बिना कह सकते हैं लैंगिक जनन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो पुमंग और जायांग होता है यानी कि स्त्री केसर और जो पुंकेसर होता है ये आपका एक आवश्यक चक्र होता है लैंगिक जनन के लिए। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया था और उसके आगे मैंने यहाँ पर आपको आगे डिटेल में भी समझाया था बाह्य दलपुंज क्या होता है, दलपुंज क्या होता है, पुमंग या फिर जायांग क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले यानी कि अगला जो टॉपिक इसमें रहने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पुष्प के बारे में सारी डिटेल हम लोग आपको पहले ही समझा चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और जो चीजें इसमें रहने वाली हैं उनको आइए समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो इसमें किस प्रकार से पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है उसको हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि किस प्रकार से पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है उसको आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट मैंने आपके लिए लिखे हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं और इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। ये सारी चीज़ें मैं पहले आपको समझा भी चुका हूँ, यहाँ पर भी मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि आवृतबीजी पौधों में पुष्प उसका लैंगिक अंग होता है, यानी कि जो आवृतबीज पौधे होते हैं उनमें जो पुष्प होता है वही उसका लैंगिक अंग होता है, क्योंकि पुष्प में ही आपके नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। यानी कि जो आपका पुंकेसर होता है उसमें नर युग्मक का निर्माण होता है और जो आपका स्त्री केसर होता है उसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है। वही चीज यहाँ पर दी गई है कि पुष्प में ही आपका नर जननांगों के रूप में पुंकेसर होता है और मादा जननांग के रूप में आपका स्त्री केसर का निर्माण होता है। यानी कि जो पुष्प होता है उसमें नर जननांग के रूप में क्या होता है आपका पुंकेसर होता है और मादा जननांग के रूप में आपका स्त्री केसर होता है। पुंकेसर व जायांग के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप आप लोग बोल सकते हो फलस्वरूप क्रमशः परागकण व महाबीजाणु का निर्माण होता है। यानी कि जो पुंकेसर होता है और जो स्त्री केसर होता है, यहाँ पर आप लोग जायांग भी बोल सकते हो स्त्री केसर भी बोल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि स्त्री केसरों का समूह होगा तो उसको हम लोग जायांग बोलेंगे और यदि पुंकेसरों का समूह होगा तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पुमंग। तो ये चीज मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। जो पुंकेसर होता है उसमें उसके अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उसके फलस्वरूप परागकण का निर्माण होगा और जायांग के अंदर जब होगा तो फिर महाबीजाणु का निर्माण होगा। महाबीजाणु बोल सकते हो आप लोग, गुरु बीजाणु भी बोल सकते हो। आगे आप बताओगे इसमें कि परागकण
से नर युग्मकोद्भिद एवं महाबीजाणु से आपका मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। यानी कि जो आपका परागकण होता है उससे आपका नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है और जो महाबीजाणु होता है उससे आपका मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है, फिर बोल सकते हो निर्माण होता है। यानी कि मेल गेमेटोफाइट यानी कि नर युग्मकोद्भिद और आपका फीमेल गेमेटोफाइट यानी कि मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। फिर जो आपका नर युग्मकोद्भिद होता है उससे आपका नर युग्मक बनता है जिसे हम लोग मेल गेमीट्स बोलते हैं इंग्लिश में, और मादा युग्मकोद्भिद से आपका अंड कोशिका बनती है जिसे हम लोग इंग्लिश में एग सेल्स बोलते हैं। और फिर नर युग्मक एवं जब अंड कोशिका आपस में मिलती हैं तो फिर क्या होता है, युग्मनज बनता है और यही आपका निषेचन की प्रक्रिया होती है। यानी कि जब नर युग्मक और अंड कोशिका आपस में मिलेंगे तो फिर पुष्प में लैंगिक जनन प्रक्रिया संपूर्ण हो पाएगी। तो यही चीज आपको ऊपर समझना है कि नर युग्मक एवं अंड कोशिका के संयुग्मन से या फिर कह सकते हैं मिलने से युग्मनज यानी कि जायगोट बनता है और निषेचन पश्चात युग्मनज युक्त बीजांड को बीज हम लोग कहते हैं और बीज के अंकुरण से नए पौधे का निर्माण होता है। यहाँ पर 2 बार निर्माण हो चुका है तो एक बार आप लोग लिख सकते हो इस बार कि जो अब बीज के अंकुरण से ही नए पौधे का निर्माण होता है। और ये सभी घटनाएं जो होती हैं वो क्रमिक रूप से 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। यानी कि इन अवस्था जो चीजें हैं या पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन ये आपकी 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती हैं। कौन कौन सी अवस्था होने वाली है उसको आइए समझ लेते हैं। इससे पहले आप लोग इसको सभी चीजों को नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहने वाला है। और यदि आप लोग नोट नहीं करना चाहते हो तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी है। तो इसलिए आप ज्वाइन करना होगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इसमें आपका जो 3 अवस्थाएं होती हैं, पहली आपकी होती है निषेचन पूर्व घटना, दूसरी आपकी होती है निषेचन और तीसरी आपकी होती है निषेचन पश्च घटना। यानी कि जो निषेचन से पहले की जो घटना होती है इसको हम लोग बोलते हैं निषेचन पूर्व घटना। तो उसके यहाँ पे दूसरा आपका होता है निषेचन और तीसरा आपका होता है निषेचन पश्च घटना। यानी कि निषेचन पूर्व घटना में क्या होगा ये आप समझ लीजिए कि निषेचन पूर्व घटना यानी कि निषेचन से पहले की घटना में आपका नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होगा। फिर निषेचन में क्या होगा कि नर युग्मकोद्भिद या कह सकते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे तो उसको हम निषेचन बोलेंगे। और फिर जब वो आपस में मिलेंगे और जायगोट का निर्माण करेंगे तो उसके बाद की जो घटनाएं होंगी निषेचन के बाद की उसको हम लोग निषेचन पश्च घटना या फिर हम लोग बोल सकते हैं निषेचन की बाती घटना भी बोल सकते हैं। तो ये हमको यहाँ पर समझना है। 3 टॉपिक यहाँ पर आपके होते हैं, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इस चैप्टर में आपको इन तीनों को ही समझना है डिटेल में। तो चलो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पुमंग यानी कि एंड्रोसियम के बारे में, जो कि आपका आता है निषेचन पूर्व घटना में। यानी कि जब नर युग्मकोद्भिद या फिर बोल सकते हो नर युग्मक या मादा युग्मक का जो निर्माण होता है वो आपका निषेचन पूर्व घटना में ही आता है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पुमंग के बारे में। जो पुमंग को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे बनता है, क्या होता है, उसको हम लोग डिटेल में यहाँ पर समझने वाले हैं। तो जो पुमंग होता है आपका पुष्प का नर जननांग है। ये आपको समझना है कि जो पुमंग होता है ये पुष्प का आपका नर जननांग होता है और पुमंग की इकाई को हम लोग पुंकेसर या फिर लघु बीजाणु पर्ण बोलते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि पुमंग की इकाई को हम लोग पुंकेसर बोलते हैं और जब आपका पुंकेसर समूह में होगा तो उसको हम लोग पुमंग बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको नोट करना है कि पुमंग पुष्प का नर जननांग है और पुमंग की इकाई को ही हम लोग पुंकेसर या फिर लघु बीजाणु पर्ण बोलते हैं। आवर्तबीजी पुष्पों का परागकोश 2 पालियों वाला होता है, अतः आवर्तबीजी परागकोश आपका द्विपाली संरचना है। प्रत्येक परागकोश जो आपका होता है वो पाली में 2 होता है और 2 प्रकोष्ठ होते हैं और इन्हें हम लोग परागपुट या फिर लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। और लघु बीजाणुधानियों के अंदर आपका परागकणों या फिर आप बोल सकते हो लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो ये चीज आपका पर समझना है कि जो पुमंग होता है उसकी जो कह सकते हैं इकाई को हम लोग पुंकेसर बोलते हैं और पुंकेसर जो आपका होता है उसमें आपका क्या होता है, उसमें आपका परागकोश होता है और परागकोश आपका जो होता है वो द्विपायी संरचना होती है और प्रत्येक परागकोश जो पाली होती है उसमें 2 प्रकोष्ठ होते हैं। अब इन्हें हम लोग परागपुट भी बोल सकते हैं, लघु बीजाणुधानी भी बोल सकते हैं और लघु बीजाणुधानियों के अंदर ही आपका परागकणों या फिर लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जो कि मैं आपको यहाँ पर आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग इसको और भी डिटेल में समझते हैं। यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं परागकोश की संरचना के बारे में, जो कि मैंने आपको ओवरव्यू मतलब अच्छे तरीके से समझा दिया था, लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया था, पुंकेसर का इस प्रकार से चित्र बताया था, ठीक है। पुंकेसर का चित्र मैंने इस प्रकार से आपको यहाँ पर बताया था, इस प्रकार से मैंने पुंकेसर का आपको चित्र बताया था, जैसा कि आप लोग चित्र में देख भी सकते हो। ये मैंने आपको यहाँ पे पुंकेसर बताया था। तो पुंकेसर में जो ये वाला भाग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं। अब इसको परागकोश के अंदर ही आपका नर युग्मक का निर्माण होता है, तो इसीलिए हम उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसको अच्छे तरीके से खोल करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप बताओगे परागकोश की संरचना के बारे में को समझना है, तो आप लोग बताओगे कि एक परागकोश आपका होता है द्विपालित होता है और प्रत्येक में 2 कोष्ठ होते हैं। यानी कि जो एक परागकोश होगा वो आपका द्विपालित होगा और प्रत्येक में 2 कोष्ठ होते हैं।
पूर्ण जो आपका परागकोश होता है एक चतुष्कोणीय संरचना होती है और उसमें चारों कोनों पर एक लघु बीजाणुधानी होती है और लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणुओं अर्थात परागकण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपका एक परागकोश होता है और जब हम उसको बीच से काट देते हैं, यानी कि जब ये पूर्ण रूप से पक जाता है तो उसको जो हम लोग बीच से काटते हैं तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से संरचना आ जाती है। अब इसको मान लो ऊपर वाला हटा दो, केवल इस पर आप लोग ध्यान देंगे तो इस प्रकार से आपका एक संरचना होती है, जिसको अगर हम लोग और जूम करके देखेंगे तो इस प्रकार से आपका ये बन जाता है। इसमें आपके 4 लघु बीजाणुधानी होती है, यानी कि एक ये हो गया, एक ये होगा, एक ये हो गया और ये आपका एक हो गया। अब इसी जो लघु बीजाणुधानी होता है इसके अंदर ही आपका परागकण या फिर आप बोल सकते हो लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जो कि अब हम लोग आगे डिटेल में इसको और भी जूम करने वाले, यानी कि इसको और भी अच्छे तरह से खोल करके पढ़ने वाले हैं कि लघु बीजाणुधानी में किस प्रकार से परागकण का निर्माण होता है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बोर्ड एग्जाम में लघु बीजाणुधानी का जो चित्र होता है वो बनाने के लिए भी आता है। तो इसको हम लोग आइए डिटेल में समझते हैं। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि जो लघु व्यवधानी होती है वो आपकी निम्नलिखित 4 परतों से मिलकर के बनी होती है, यानी कि जो आपका इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो आपका एक पराकोश होता है उसमें 4 लघु व्यवधानी होती है। तो जो आपकी लघु व्यवधानी होती है इसके अंदर ही आपका नरयुग्मक या फिर आप बोल सकते हो लघु व्यवधानी का निर्माण होता है। तो ये आपका जो लघु व्यवधानी होता है ये आपका 4 परतों से मिलकर के बनी होती है। अब इसको भी हम लोग आपको चित्र में दिखाएंगे आगे, आप परेशान मत होना बिल्कुल भी, सब कुछ अच्छे से समझ में आपको आएगा। तो जो पहली परत होती है इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य त्वचा, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एपिडर्मिस, और यह आपकी सबसे बाहरी एक परतीय चपटी जो सतह होती है इसको हम लोग बाह्य त्वचा बोलते हैं। दूसरी परत आपकी होती है अंतःस्थीशियम, यह आपकी दूसरी एक परतीय होती है और ये पराकोश के स्फुटन, यानी कि जब पराकोश पक जाता है पूर्ण रूप से तो उसके फटने में सहायता प्रदान करता है कौन? अंतःस्थीशियम। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तीसरी परत आपकी होती है मध्य परत, जो कि आपका 3 से 5 स्तरीय होती है और चौथी परत आपकी इसमें होती है टेपिटम। ये आपकी पिरामिड के आकार की एक स्तरीय परत होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो आपका टेपिटम होता है ये आपका परागकणों को विकसित होने के लिए पोषण प्रदान करने का कार्य भी करती है, जो कि हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे टेपिटम के बारे में, क्योंकि टेपिटम का टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसा कि मान लीजिए आपको इस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से 4 लघु बीजाणुधानी होती है एक परागकोश में। तो मैं आपको जिसे मान लीजिए ये वाला जो मैंने आपको एक बना करके समझा दिया, तो इसी प्रकार से चारों आपका इसी प्रकार से रहने वाला है। इसमें एक मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इसी प्रकार से आप लोग भरना चाहो तो इसको भी इसी प्रकार से भर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक आपको यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे, मान लीजिए आप लोग यहाँ पर काट लेंगे, इस प्रकार से आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले इसमें आपकी एक जो सबसे पहली जो परत होती है इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य त्वचा। यह आपका एक परतीय होती है जो कि चपटी सतह होती है। दूसरी परत आपकी होती है अंतःस्थीशियम, यह भी आपकी एक परतीय होती है इस प्रकार से, और ये भी आप लोग समझ में आ गया होगा। तीसरी परत आपकी होती है मध्य परत। मध्य परत आपकी 3 से 5 स्तरीय होती है, इस प्रकार से आप देख सकते हो गोला जो बनाया मैंने, ये मध्य परत जो होता है उसको इंडिकेट करता है। चौथी परत आपकी होती है टेपिटम, जो कि आपकी पिरामिड के आकार की होती है, इस प्रकार से आप देख सकते हो, और उसके अंदर ही आपका लघु बीजाणु का निर्माण होता है, इसके अंदर ही, टेपिटम के अंदर ही। तो इस प्रकार से आपका ये लघु बीजाणुधानी होता है, इसका डायग्राम इस प्रकार से होता है और इसी प्रकार से अब ये आप लोग चारों का बनाना चाहो तो इसी प्रकार से बना सकते हो। तो ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो टेपिटम हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए टेपिटम को थोड़ा और भी डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। और यहाँ तक यदि आपको कोई भी दिक्कत हुई तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए अगले पेज पर अब यहाँ पर भर जाते हैं हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ पर समझाने वाले हैं आपको टेपिटम के कार्य के बारे में, जो कि आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है कि टेपिटम के कार्य लिखिए। तो आप बताएंगे पहला पॉइंट कि यह विकसित हो रहे लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है, यानी कि जो टेपिटम का मुख्य कार्य होता है वो यही होता है कि ये विकसित हो रहे लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरा कार्य आपका होता है कि यह परागकीट का निर्माण भी करता है। और तीसरा कार्य आपका होता है कि टेपिटम एक स्पोरोपोलिनिन नामक प्रोटीन स्रावित करता है, जो परागकण को वर्षा, धूल, सर्दी, गर्मी आदि से सुरक्षित रखता है। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये मान करके चलना कि टेपिटम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लघु बीजाणु के लिए। चौथा पॉइंट आपका इसमें होता है कि यह केलेस एंजाइम का श्रवण करके लघु बीजाणु के स्फुटन में सहायक होता है। तो इस प्रकार से आपका टेपिटम के जो कार्य होते हैं उसे भी आप लोग समझ लीजिए। आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है कि टेपिटम के कार्य बताइए, तो आप इनमें से कोई भी कार्य बता सकते हो। इसमें सबसे ज्यादा मेन काम जो इसका होता है वो यही होता है कि यह विकसित हो रहे लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लघु बीजाणु जनन को समझते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। लघु बीजाणु जनन क्या होता है उसको भी आइए समझ लेते हैं। यानी कि जब लघु बीजाणु जो होता है वो पूर्ण से परिपक्व हो जाता है तो उसके आगे की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग लघु बीजाणु जनन बोलते हैं, और इंग्लिश में हम लोग उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो लघु बीजाणु धानी के परिपक्व होने पर क्या क्या चीजें होती हैं उसे आइए समझ लेते हैं। तो इसमें आप बताएंगे कि बीजाणु जनन ऊतक जो होता है वो समसूत्री वाहन द्वारा
संख्या में वृद्धि करता है और जिससे प्राप्त प्रत्येक द्विगुणित कोशिका लघु विजाणु मातृ कोशिका कहलाती है। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, जो लघु विभाधानी होगी, जो परिपक्व होगी, उसमें क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहले होगा कि बीजाणु जनन जो ऊतक होगा वो समसूत्री विभाजन करेगा और संख्या में वृद्धि करेगा, जिससे प्राप्त प्रत्येक जो द्विगुणित कोशिका होगी वो आपकी लघु बीजाणु मातृ कोशिका यहाँ पर कहलाती है। ये चीज आप यहाँ पर मान करके चलना है। उसके बाद में फिर आपका होता है यहाँ पर लघु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणु का निर्माण करेगी और फिर चारों लघु बीजाणु जो होंगे आपके वो आपस में जुड़े रहेंगे, उससे हम लोग लघु बीजाणु चतुर्थ बोलते हैं। और फिर यही चतुर्थ जो होगा आपका परिपक्व होगा और फिर अलग अलग हो जाएंगे और 4 परागकणों का निर्माण कर देंगे। तो इस प्रकार से लघु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है वो इस प्रकार से होती है। तो यहाँ तक यदि आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और लघु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, आपके बोर्ड एग्जाम में आती है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा बहुत ही सिंपल तरीके से कि बीजाणु जनन ऊतक समसूत्री विभाजन करेगा, इससे उसकी संख्या में वृद्धि होगी और फिर क्या होगा, जो प्रत्येक जो वहां पर प्राप्त होगी कोशिका उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विगुणित कोशिका बोलेंगे। जो द्विगुणित कोशिका होगी उसको हम लोग लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोलेंगे और फिर लघु बीजाणु मात्र कोशिका सूत्री विभाजन करेगा, इससे आपका 4 लघु बीजाणु का निर्माण होगा। चारों लघु बीजाणु आपके आपस में जुड़े रहते हैं और फिर उन्हें हम लोग लघु बीजाणु चतुर्थ बोलते हैं। फिर जब ये आपका चतुर्थ जो होता है, आपका लघु बीजाणु चतुर्थ जो होता है वो परिपक्व हो जाएगा और फिर अलग अलग हो जाएंगे और 4 परागकणों का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से लघु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है उसे भी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। पढ़ेंगे इसको और भी आगे डिटेल में, यानी कि लघु बीजाणु जनन जब आपका कंप्लीट हो चुका है फिर हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से परागकोश फटेगा और फिर लघु बीजाणु जनन से, यानी कि लघु बीजाणु से जो लघु बीजाणु होंगे वो किस प्रकार से निकलते हैं और फिर उसमें आगे क्या क्या चीजें होती हैं, किस प्रकार से विकसित होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग वाले हैं। तो यहाँ कि जो आपका लैंगिक जनन होता है पोषी पौधों में लैंगिक जनन, उसमें आपकी 3 प्रक्रियाएं होती हैं। पहली प्रक्रिया कौन सी होती है, पहली प्रक्रिया आपकी होती है निषेचन पूर्व घटना, दूसरी आपकी होती है निषेचन, तीसरी आपकी होती है निषेचन पश्च घटना। निषेचन पूर्व घटना में आपकी 2 घटनाएं होती हैं। पहला आपका होता है क्या, युग्मक जनन और दूसरा आपका होता है युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक जनन में आपका मादा युग्मक जनन, नर युग्मक जनन, तो ये आप लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नर युग्मक जनन की बात कर रहे थे, यानी कि जो आपका पुष्प का नर भाग होता है वो आपका होता है पुमंग, जिसमें आपका नर युग्मक का निर्माण होता है। तो उसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग ने पुमंग के बारे में डिटेलली मैं आपको समझा था। उसके बाद में फिर मैंने आपको बहुत सारी चीजें और भी समझाई थी, परागकोश की संरचना के बारे में बताया था। उसके बाद में फिर हम लोगों ने लघु बीजाणुधानी की संरचना को भी समझा था। और फिर जब आपका पूर्ण से लघु बीजाणु संरचना जो होती है लघु बीजाणुधानी की, उसे कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने लघु बीजाणु जनन के बारे में भी समझा था। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका परागकोश है वो पूर्ण से परिपक्व हो चुका है। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं परागकोश के स्फुटन के बारे में, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो परागकोश होता है इस प्रकार से होता है और उसके अंदर ही आपका परागकण या फिर लघु बीजाणु का जनन होता है, यानी कि लघु बीजाणु उत्पन्न होते हैं, यहाँ पर ही उत्पन्न होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका परागकोश होता है इसको मैंने आपको काट करके दिखाया था कि इसमें ही आपका लघु बीजाणुधानी होती है और उसमें ही आपका लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जब हम उसको परागकोश को जब हम काटेंगे तो इस प्रकार से संरचना बन जाती है। तो यहाँ पर आप लोग मान के चलेंगे कि अब यहाँ पर आपका जो परागकण है वो पूर्ण से विकसित हो चुका है। अब ये जो परागकोश है वो फटेगा और फिर वहां से आपके परागकण निकलेंगे और फिर अन्य प्रकार से वो पुष्प पर, यानी कि मादा पुष्प पर जाकर के लगेंगे, जिससे कह सकते हैं निषेचन की प्रक्रिया होगी। वो वायु से भी जा सकते हैं, जल से भी जा सकते हैं और भी अन्य प्रकार हैं उनसे भी जा सकते हैं, कीट वगैरह से भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ के चलना है। यानी कि जो आपका परागकण है पूर्ण से कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है। अब इसको जो फटना है किस प्रकार से, परागकोश का फटना किस प्रकार से होता है उसको हम लोग समझने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपका चित्र होता है परागकोश का, इसको मैंने काट करके आपको दिखा दिया है। यहाँ पर जो रेड कलर से बनाया है वो आपका परागकण होता है और यहाँ पर जो पार्ट होता है आपका स्टोमियम होता है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी वाले स्थान से परागकोश फटता है और परागकण आपके बाहर निकलते हैं। तो परागकोश का स्फुटन क्या होता है, आइए हम सबसे पहले उसको समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था पिछले ही वीडियो में कि परागकोश में आपके 4 स्तर पाए जाते हैं। पहला आपका होता है बाह्य स्तर, दूसरा आपका होता है अंतः स्तर, फिर आपका होता है मध्य स्तर और लास्ट आपका होता है टेपिटम। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि परागकोश के परिपक्व होने पर मध्य स्तर व टेपिटम नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जब परागकोश जो आपका होगा जब पूर्ण से परिपक्व हो जाएगा तो उसमें जो आपका मध्य स्तर होगा और साथ ही में जो आपका कह सकते हैं टेपिटम होगा वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो आपका स्टोमियम वाला स्थान होकर उस पर जो अंतः स्तर होगी वो पतली होती है। यानी कि जो ये वाला स्थान है यहाँ पर जो अंतः स्तर होती है वो पतली होती है। तो इसी की वजह से जो स्टोमियम वाला स्थान होता है उस पर जो अंतः स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं
वो जल हानि करके सिकुड़ जाते हैं, यानी कि जब वो जल को हानि कर देती हैं तो वो सिकुड़ जाती हैं, जिससे बाह्य स्तर पर तनाव बढ़ता है और पराकोष स्टोमियम स्थान से फट जाता है। यानी कि यहाँ पर जो आपकी अंतःस्तर की कोशिकाएं होती हैं वो जल हानि करके सिकुड़ जाती हैं, जिससे जो बाह्य स्तर होता है उस पर तनाव बढ़ेगा और उसके फलस्वरूप जो पराकोष होगा वो स्टोमियम वाले यानी कि इस वाले स्थान पर से ही फट जाएगा और उससे परागकोष जो होंगे, परागकोष से अंदर जो आपका ये परागकण है जो रेड कलर का है, ये मुक्त हो जाएगा यानी कि स्वतंत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से परागकोष का स्फुटन में यही चीज आपको समझनी थी कि किस प्रकार से परागकोष फटता है और उसमें से ये सारी चीजें होती हैं। अब हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं कि जब आपका परागकण बाहर निकल जाएगा तो फिर उसमें क्या क्या चीजें चेंजेस आएंगे, उसके बारे में अब हम लोग आगे समझने वाले हैं। तो इसे आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, बना लीजिए चित्र वगैरह को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको और डिटेल में आपको समझाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को मानकर चलना है। अब हम पढ़ने वाले हैं नर युग्मकोद्भिद का विकास, यानी कि इस प्रकार से आपका परागकण होता है। इसमें आपका एक केंद्रक पाया जाता है जो कि कह सकते हैं कि परागकोश के अंदर ही रहते समय ही इसमें क्या होता है, इसमें विभाजन हो जाता है और यहाँ से आपके दो कह सकते हैं कि केंद्रक बन जाते हैं। एक आपका होता है वर्धी केंद्रक, एक आपका होता है जनन केंद्रक। ठीक है, क्या होता है, एक आपका होता है वर्धी केंद्रक, दूसरा आपका होता है जनन केंद्रक। फिर इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है जिससे आपकी दो कोशिकाएं बन जाती हैं। अब यहाँ से क्या है, ये दोनों पहले एक ही कोशिका द्रव्य में थे, यानी कि ये वाला भी केंद्रक ये वाला भी केंद्रक। उसके आधार पे क्या होगा कि जो जनन केंद्रक होगा इसके ऊपर क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा। ये आपका अलग कोशिका बन जाएगी यानी कि जनन कोशिका बन जाएगी और ये ऊपर वाला जो होगा ये आपका वर्धी कोशिका इस प्रकार से बन जाएगा। तो यहाँ ये आपका होता है नर युग्मकोद्भिद का विकास। अभी आगे किस प्रकार से होता है इसको भी ये समझ लीजिए। मान लीजिए आपका ये स्त्री केसर, क्योंकि मैंने आपको बना करके बता देता हूँ। तो क्या होगा कि जब स्त्री केसर होगा तो उस पर जो आपका ये होगा, ये जाकर के यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, यानी कि जो मान ली किसी भी माध्यम से, वायु के माध्यम से या फिर कीट वगैरह चिपका करके ले जाएंगे, तो जब स्त्री केसर के ऊपर ये पहुंच जाएगा तो इसमें से क्या होगा, इस प्रकार से नली निकलेगी और ये आकर के आपका यहाँ पर जो बीजांड होता है इसमें जाएगी और यहाँ पर आपका अंड उपस्थित होगा और जिससे यहाँ पर जो नर युग्मक होगा ये आपका यहाँ पर आकर के मिल जाएगा और फिर ये निषेचन की प्रक्रिया संपूर्ण होगी। ये जो आपकी नली होती है इसको हम लोग पराग नलिका बोलते हैं और इसी के माध्यम से जो नर युग्मक होगा वो यहाँ से आकर के पूरा एकदम यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर अंड कोशिका से मिल करके कह सकते हैं निषेचन की प्रक्रिया को पूर्ण करेगा। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और जो आपका ये परागकण है इसको हम लोग परागकण की संरचना को समझते हैं कि परागकण में किस प्रकार की संरचना होती है, क्या क्या चीजें इसमें पाई जाती है। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटाता हूँ, सारी चीजें आपको समझ में आ ही गई होंगी। कोई दिक्कत होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगले पेज पर अब हम लोग आ जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं परागकण की संरचना के बारे में। तो इस प्रकार से परागकण की संरचना होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये आपको जो ब्लैक कलर से बनाया है मैंने, ये आपका होता है बाह्यचोल। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका होता है जो रेड कलर से मैंने बनाया आपका होता है अंताचोल। बाह्यचोल और अंताचोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको यहाँ पर मान करके चलना है। फिर इसके बाद फिर क्या होता है, बाह्यचोल कई स्थानों पर अपूर्ण होता है, यानी कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक बना है, फिर यहाँ पे बीच में अपूर्ण है, यहाँ से यहाँ तक बना है, फिर यहाँ पर पूर्ण है, यहाँ अपूर्ण है। तो इस प्रकार से जहाँ पर भी बाह्य केंद्रक अपूर्ण होता है वहाँ आपका क्या होता है, जनन छिद्र होता है। ये आपको यहाँ पर मान करके चलना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। मैंने आपको बताया था कि एक केंद्रक होता है फिर उसमें विभाजन होता है तो दो केंद्रक बन जाते हैं, फिर उसमें कोशिका द्रव्य विभाजन हो जाता है। तो क्या होता है कि आप यहाँ पर ये वाला वर्धी कोशिका हो जाता है और ये वाला आपका जनन कोशिका हो जाता है और ये जो केंद्रक होता है आपका जनन केंद्रक होता है, ये केंद्र आपका वर्धी केंद्रक होता है। तो इस प्रकार के परागकण की संरचना इस प्रकार से होती है। अब हम लोग इसको आगे और भी डिटेल में समझते हैं परागकण के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग बताओगे कि परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है और परागकण एक आगुणित कोशिका होती है। इसमें आपकी दो भित्तियां पाई जाती हैं। पहली आपकी होती है बाहरी भित्ति जिसे हम लोग बाह्यचोल बोलते हैं, जो कि आपका ये वाला होता है। दूसरी आपकी होती है आंतरिक भित्ति जो कि आपका ये वाला होता है रेड कलर वाला पार्ट, जिसे हम लोग अंताचोल भी बोलते हैं। अभी बाह्यचोल अंताचोल क्या होता है इसको आइए डिटेल में समझ लेते हैं और क्यों महत्वपूर्ण होता है इसको भी आइए हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो बाह्यचोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बताएंगे कि बाह्यचोल एक अत्यधिक प्रतिरोधक वसीय पदार्थ स्पोरोपोलिन से मिलकर के बना होता है और स्पोरोपोलिन पर किसी भी ताप, अम्ल, क्षार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कारण है कि परागकणों का जैविक अपघटन नहीं होता, यानी कि परागकणों को जो सुरक्षा प्रदान करने का जो कार्य होता है वो बाह्यचोल का होता है, क्योंकि बाह्यचोल एक अत्यधिक प्रतिरोधक वसीय पदार्थ यानी कि स्पोरोपोलिन से मिलकर के बना होता है। और ये स्पोरोपोलिन जब होता है परागकण पर तो फिर उस पर किसी भी ताप का यानी कि किसी भी धूप, अम्ल, क्षार, वर्षा आदि का कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है और इसी कारण से परागकणों का जैविक अपघटन नहीं होता है। अब जब जैविक अपघटन नहीं होता तो
से क्या होता है कि जब ये जल्दी नष्ट नहीं होते हैं, जब नष्ट नहीं होते तो ये किसी न किसी प्रकार से मादा युग्मक के पास पहुंच जाते हैं या फिर स्त्री केसर पर पहुंच जाते हैं और फिर वहां पर इनका जो आगे की प्रक्रिया होती है निषेचन की वो हो पाती है। तो बाह्य चोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। फिर अंताचोल के बारे में समझ लेते हैं। तो अंताचोल जो आपका होता है वो पेक्टोसेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है। अंताचोल से ही पराग नलिका का निर्माण होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब ये आपका परागकण होता है जो आपका स्त्री केसर पे जाकर के पहुंच जाता है इस प्रकार से, तो इसमें से जो आपका पराग नलिका का निर्माण होती है जिसके माध्यम से ही जब नर युग्मक नीचे आता है तो जो पराग नलिका का जो निर्माण होता है वो आपका अंताचोल के माध्यम से ही होता है। ये चीज आप वहां पर मान करके चलना है। फिर आगे बताओगे पराग कणों का परागकोश से निकलने से पहले इनके केंद्रक में विभाजन हो जाता है और दो केंद्रकों का निर्माण होता है। पहला आपका होता है वर्धी केंद्रक, दूसरा आपका होता है जनन केंद्रक। फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और वर्धी कोशिका और जनन कोशिका बनती है। ये चीज आपको वहां पर समझ के चलना है कि जब परागकण होते हैं, जब परागकोश से निकलने से पहले इनमें दो केंद्रक बन जाते हैं। एक आपका होता है वर्धी केंद्रक, दूसरा आपका होता है जनन केंद्रक। फिर आपका क्या होगा कि वर्धी केंद्रक वर्धी कोशिका में बदल जाएगा और जनन केंद्रक आपका जनन कोशिका में बदल जाएगा। फिर क्या होगा, बाह्य चोल में जगह जगह छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग जनन छिद्र बोलते हैं, जिससे पराग नलिका जो होती है वो बाहर निकलती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो बाह्य चोल होता है यह अत्यधिक कठोर पदार्थ होता है और इसीलिए यहाँ पर जगह जगह पर छिद्र इस प्रकार से पाए जाते हैं ताकि पराग नलिका यहाँ से निकल कर जा पाए स्त्री केसर के अंदर। ये चीज आप वहाँ पर समझ करके चलना है। तो यहाँ से यदि कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया परागकण के बारे में यहाँ तक। फिर आप लोग उसमें आगे और भी समझ लेते हैं अच्छे तरीके से ताकि आपको कोई भी यहाँ पर डाउट ना रहे। तो अब यहाँ पर आप लोग आगे बताओगे कि द्विकोशिकीय अवस्था में परागकण जो होता है वो परागकोश से मुक्त होता है, यानी कि जो परागकण होता है वो द्विकोशिकीय अवस्था में मुक्त होता है। पहली कोशिकी जो होता है वो आपका होता है वर्धी कोशिका, दूसरा आपका होता है जनन कोशिका। तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि द्विकोशिकीय अवस्था में परागकण जो होता है वो परागकोश से मुक्त होते हैं और परागण की क्रिया द्वारा मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यानी कि जब परागण की क्रिया होगी, यानी कि या तो कीट के माध्यम से वो जाएंगे या फिर जल के माध्यम से जाएंगे या फिर वायु के माध्यम से जाएंगे, तो उसको हम लोग परागण की क्रिया बोलते हैं, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो उसके माध्यम से वो क्या कहाँ पहुंचते हैं, मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागकण जो होता है उसका अंकुरण होता है तथा परागकण के जनन छिद्र के माध्यम से अंताचोल द्वारा पराग नलिका का निर्माण होता है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब ये आपका जो परागकण होगा, जब ये आपका मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर जो आपका बाह्य चोल था उसमें जो छिद्र पाए गए थे उस छिद्र के माध्यम से जो अंताचोल होगी वो निकलेगी और वो एक पराग नलिका का निर्माण करेगी और फिर इसमें से जो केंद्रक होंगे, जनन केंद्रक, वो यहाँ पर आकर के यहाँ पर जो आपका बीजांड होगा इसके अंदर ही आपका मादा युग्मक होगा या फिर बोल सकते हो अंड कोशिका होगी, उससे आकर के मिलेगा और निषेचन की प्रक्रिया होगी। तो यहाँ आप बता सकते हो कि यह पराग नलिका जो कि बढ़ते हुए बीजांड में प्रवेश करती है और जनन कोशिका पराग नलिका के माध्यम से बीजांड में पहुंचता है और जनन कोशिका पराग नलिका रास्ते में ही समसूत्री वाहन द्वारा दो नर युग्मक का निर्माण भी कर लेती है। ये चीज आपको यहाँ पर समझ लेना है। तो इस प्रकार से जो आपका यहाँ पर जो नर जनन का जो टॉपिक था, नर कह सकते हैं कि नर युग्मक का जो टॉपिक था, नर युग्मक किस प्रकार से बनता है, नर पुष्प में जो आपका परागकण होता है वो किस प्रकार से बनता है, वो पूर्ण से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट लेंगे कि किस प्रकार से मादा युग्मक बनता है। ठीक है, फिर मादा युग्मक जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो फिर क्या होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों बन चुके होंगे। फिर बनने के बाद हम लोग पढ़ेंगे परागण की प्रक्रिया के बारे में कि किस प्रकार से नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद फिर निषेचन के बारे में समझेंगे और फिर निषेचन के बाद जो जो घटनाएं होती हैं, यानी कि निषेचन पश्च घटना, उसके बारे में। पूर्व घटना का मतलब है कि निषेचन से पहले जो घटनाएं होती हैं उसको हम निषेचन पूर्व घटना बोलते हैं। निषेचन का मतलब है कि निषेचन जब होता है उसको हम निषेचन बोलेंगे। और तीसरा आपका होता है निषेचन के बाद जो घटनाएं होती हैं उसे हम निषेचन के बाद की घटना है, फिर निषेचन पश्च घटना बोलते हैं। निषेचन पूर्व घटना में आपके दो चीजें होती हैं। सबसे पहले आपका होता है यहाँ पर युग्मक का निर्माण। क्या होता है, युग्मक निर्माण। और दूसरा आपका होता है युग्मक स्थानांतरण, यानी कि जो परागण की प्रक्रिया होती है वो आपका होता है, क्या होता है, युग्मक स्थानांतरण। तो भैया अब हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जन। तो यहाँ पर आपके यहाँ पर एक होगा क्या, नर पुष्प होगा, एक आपका मादा पुष्प होगा। तो हम लोगों ने जो इससे पहले वाला लेक्चर में हम लोगों ने नर पुष्प में किस प्रकार से नर युग्मक का निर्माण होता है वो तो हम लोगों ने समझ लिया था। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मादा पुष्प में किस प्रकार से, आप बोल सकते हो मादा जो युग्मक होता है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर जब हम लोग नर और मादा जो युग्मक जनन है उसको जब समझ लेंगे तो फिर जो आपका युग्मक निर्माण की जो प्रक्रिया होगी, निषेचन पूर्व घटना की पहली प्रक्रिया, वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में फिर हम लोग युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया की ओर बढ़ेंगे, तो वो आपका भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और फिर जब हम
लोग ये पहला जो टॉपिक है निषेचन पूर्व घटना कंप्लीट कर लेंगे, फिर निषेचन की ओर आएंगे, फिर निषेचन के बाद में जो घटनाएं होती है उसको मैं उस टाइम पर आपको बताऊंगा। और निषेचन पूर्व घटना में युग्मक स्थानांतरण में हम लोगों ने नर युग्मक का युग्मक जनन में हम लोगों ने नर युग्मक का किस प्रकार से जनन होता है वो मैंने आपको समझा दिया था। आज की वीडियो में हम लोग मादा युग्मक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं तो जायांग के बारे में। जायांग यानी कि स्त्री केसर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक होता है पुमंग जो कि आपका नर जननांग होता है, और एक आपका होता है जायांग जो कि आपका होता है मादा जननांग। नर जननांग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग अब पढ़ने वाले जायांग के बारे में जो कि आपका होता है मादा जननांग। और जायांग को आप लोग, जायांग की जो इकाई होती है उसको हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं, जिसका डायग्राम आप इस प्रकार से देख सकते हो। ये आपका जो ये वाला पार्ट है ये आपका स्त्री केसर होता है। ये सारी चीजें मैं पहले समझा चुका हूँ, तो इसीलिए यदि आपको अच्छे से समझना है तो आपको पुरानी वीडियोस को भी ध्यान से देखना पड़ेगा, यानी बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए जायांग के बारे में समझते हैं। तो जायांग होता है आपका गायनोसियम, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गायनोसियम। तो जायांग जो होता है उसका मादा भाग होता है, जिसकी इकाई को हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं, या फिर हम लोग अंडा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से दो नाम इसलिए लिख देता हूँ ताकि अगर आपसे जायांग पूछ ले, स्त्री केसर पूछ ले या अंडा पूछ ले तो आप कंफ्यूज ना हो और आपको पता रहे कि ये इसी का नाम होता है। फिर आगे बताएंगे आप लोग कि प्रत्येक स्त्री केसर में आपकी जो संरचना होती है उसमें 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो स्त्री केसर होता है उसमें आपके 3 भाग होते हैं, ये आपका वर्तिकाग्र होता है, ये आपका वर्तिका होता है, और ये जो आपका अंडाकार भाग होता है इसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं। और अंडाशय के अंदर आपका बीजांड या फिर गुरु बीजाणुधानी होती है, जिसके अंदर ही आपका मादा युग्मक का विकास होता है। ये चीज आपको यहाँ पर समझ करके चलना है। आगे आप बताएंगे कि स्त्री केसर का शीर्ष भाग वर्तिकाग्र तथा आधार भाग अंडाशय कहलाता है, और वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाली जो नली होती है उसको हम लोग वर्तिका बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ पर जायांग के बारे में कुछ चीजें हैं जो समझनी थी आपको, वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। अब हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं क्या, अब हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं बीजांड की संरचना। सबसे पहले आप लोग बीजांड की संरचना देख लो, फिर हम लोग इसको बीजांड का परिवर्धन और कह सकते हैं कि गुरु बीजाणु किस प्रकार से होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग बीजांड की संरचना को समझ लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग समझे रहोगे तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग बीजांड की संरचना को समझ लीजिए, क्योंकि बीजांड की संरचना आपके बोर्ड एग्जाम में आती है डायग्राम बनाने के लिए भी, और साथ ही में बीजांड की संरचना के अंदर ही आपका मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो फिलहाल के लिए आप लोग इस प्रकार से समझ लीजिए। अभी हम लोग और आगे जब डिटेल में इसको समझेंगे कि किस प्रकार से संरचना बनती है तो आप लोगों को वहां पर क्लियर बता दूंगा। तो इस प्रकार से बीजांड होता है, मैं आपको डायग्राम बना करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। डायग्राम में आपका ये होता है भ्रूणकोश। क्या होता है? भ्रूणकोश होता है। इसके ऊपर ये आपका अध्यावरण होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये अध्यावरण होता है, ये आपका भ्रूणकोश होता है। इसमें 3 कोशिकाएं ऊपर होती हैं, 3 कोशिकाएं नीचे होती हैं, 2 कोशिकाएं बीच में होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो गया। उसके बाद में फिर आपका इसमें क्या क्या चीजें होती हैं उसे समझ लीजिए। इसे हम लोग निभाग बोलते हैं, ठीक। निभाग बोलते हैं इसे। आप लोग बोलेंगे जो ऊपर वाली जो कोशिकाएं होती हैं इसे हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलते हैं निभागी, जो आपका कह सकते हैं कि प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं। इसको हम लोग प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं, इन तीनों कोशिकाओं को। नीचे वाली जो अगल बगल की कोशिका होती है इसको हम लोग सहायक कोशिका बोलते हैं, और बीच वाली कोशिका को हम लोग कह सकते हैं मादा युग्मक बोल सकते हो आप लोग, या फिर अंड बोल सकते हो, अंड कोशिका बोल सकते हो। ये चीज आपका होता है, ये चीज आपका अध्यावरण होता है। और ये आपका बीजांड द्वार होता है, जहाँ आप लोग इस प्रकार से देख पा रहे होंगे जो अध्यावरण अपूर्ण होता है उसे हम लोग बीजांड द्वार बोलते हैं। ये आपका यहाँ पर होता है क्या, नाभिका। इस प्रकार से आप लोग सारी चीज़ समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से आप लोग जो भी चीज़ें समझे हैं उसे अब आइए हम लोग डिटेल में आगे समझते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये डायग्राम होता है, आप लोग सीख गए होंगे, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। यहाँ पर समझ लीजिए कि डायग्राम में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। अंदर की बात करेंगे तो इसमें 3 कोशिकाएं जो ऊपर होती हैं प्रथम कोशिका बोलते हैं। बीच वाली जो कोशिका होती है उसे द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं, या फिर द्वितीयक कोशिका भी बोल सकते हैं। नीचे वाली जो कोशिकाएं होती है इसमें आपकी अगल बगल की कोशिका सहायक, और बीच वाली अंड कोशिका होती है। ये आपका अध्यावरण होता है, भ्रूणकोश ये आपका होता है, बीजांड का ये आपका होता है, निभाग इधर वाला छोड़ निभाग होता है, आपका बीजांड द्वार होता है, आपका बीजांड वृंत होता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आप लोग समझ में आ गई होंगी। अब इसको यदि आप लोग इसे खोल करके देखना चाहो भ्रूणकोश को, इस प्रकार से देख सकते हो, जिसमें इस प्रकार से अंड कोशिका और सहायक कोशिका और ये सब सारी चीजें आप लोग देख सकते हो। तो कोई भी दिक्कत होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ तो बीजांड की संरचना को आप लोगों ने समझ लिया है। अब बीजांड की संरचना इस प्रकार से बनती कैसे है, अब हम लोग उसको समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ बताएंगे कि प्रत्येक बीजांड जो होता है एक पतली संरचना द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है। ये जो आपका बीजांड होता है, इस प्रकार से जो बीजांड होता है, ये चीज अब बीजांड है, तो ये पतली संरचना द्वारा अंडाशय से जुड़ा है।
यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक बीजांड एक पतली संरचना द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है, इसे हम लोग बीजांड बिंद बोलते हैं। बीजांड 1 या 2 आवरणों से घिरा होता है। बाहरी आवरण को हम लोग बाह्य अध्यावरण और आंतरिक आवरण को हम लोग अंतः अध्यावरण बोलते हैं। यानी कि जो बीजांड होता है वो आपका अध्यावरणों से घिरा होता है, यानी कि जो आपका क्या है भ्रूणकोश है, इसके ऊपर जो पार्ट वाला देख रहे हो आप लोग, ये आपका अध्यावरण होता है। यह चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे आप समझिए कि अध्यावरण बीजांड के एक स्थान पर अपूर्ण होता है, बीजांड द्वार कहलाता है। यानी कि यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर बीजांड, यहाँ पर जो अध्यावरण है वो नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बीजांड द्वार बोलेंगे। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। आगे आप लोग समझेंगे यहाँ पर बीजांड का वह भाग जहाँ से अध्यावरण निकलता है निभाग कहलाता है, और जो हमेशा बीजांड द्वार के विपरीत होता है, यानी कि जो आपका ये वाला पार्ट होता है यहाँ पर देखेंगे आप लोग अध्यावरण अपूर्ण है, तो ये आपका होता है निभाग, जो कि हमेशा बीजांड द्वार के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर एक लाइन में आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। अब आगे समझिए आगे क्या होता है, आगे देखेंगे अब आप लोग कि बीजांड काय के मध्य में थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे हम लोग भ्रूणकोश बोलते हैं। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ होती है, जिसे हम लोग प्रथम कोशिका बोलते हैं, और भ्रूणकोश में मध्य में 2 कोशिकाएं होती हैं, जिसे हम लोग द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं। 3 कोशिकाएं प्रायः बीजांड द्वार की तरफ होती है, जिसमें आपसे मध्य कोशिका जो होती है उसको हम लोग अंड कोशिका, और अगल बगल की कोशिका को हम लोग सहायक कोशिका बोलते हैं। सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर समझा चुका हूँ। तो बीजांड की जो संरचना थी उसमें जो चीजें थी वहां पर मैंने लिख करके आपको बता दिया है, समझा भी दिया था, लिख करके भी बता दिया था कि आप लोग लिखना चाहो लिख लो, लेकिन ये आपको समझना जरूरी है। यदि आप लोग समझ लेते हो तो यहाँ से आपके 5-6 नंबर आराम से पक्के हो जाते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते ही बनते हैं। अब हम लोग बीजांड का परिवर्धन व गुरु बीजाणुजन के बारे में सीखते हैं। तो बीजांड का परिवर्धन किस प्रकार से होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर क्या दिखाया था, मैंने आपको बीजांड की संरचना दिखाई थी इस प्रकार से। तो ये बीजांड की संरचना का परिवर्धन किस प्रकार से होता था, तब जाके ये संरचना बनती है, उसको अब हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो इस प्रकार से मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से बीजांड मैंने बना दिए हैं। अब उसमें किस प्रकार से परिवर्धन होता जा रहा है उसको आइए समझ लेते हैं। तो बीजांड जो होता है उसमें जो भ्रूणकोश होता है, इसमें क्या होता है, जो भ्रूणकोश होता है इसमें आपका मृदुतक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इनमें से कोई एक कोशिका होगी अधास्थिरकोशिका, जो कि अपने आकार में बड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा, इसमें से कोई एक कोशिका होगी जो अपने आकार में बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो केंद्रक होगा ये भी बड़ा हो जाएगा, कोशिका तरफ गाढ़ा हो जाएगा, इसको हम लोग प्रपसु कोशिका बोलते हैं। फिर प्रपसु कोशिका में जो आपकी होती है इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, जिससे 2 कोशिकाएं बनेंगी। एक आपका बनेगा प्राथमिक भित्ति कोशिका, एक आपका बनेगा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। फिर गुरु बीजाणु मात्र की जो कोशिका होगी उससे ही आपके इसमें आप लोग बता सकते हैं कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होगी उसमें ही क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, जैसे आपके 4 आपके अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इस प्रकार से 4 का निर्माण होगा, जिनमें 3 तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे और एक जो आपका बच जाएगा वो आपका गुरु बीजाणु कहलाएगा, जो कि आपका N होता है। तो इस प्रकार से आपका ये बीजांड की संरचना बनती है। अब ये आपको यहाँ पर मैंने समझा दिया है, यहाँ पर किस प्रकार से इन चीज़ों को लिखना है उसे भी देख लीजिए। फिर हम लोग भ्रूणकोश या फिर मादा इनकोद्भिद का जो विकास होता है उसको समझ लेंगे, फिर आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो चीज़ अभी तक आपको समझाई थी वही हमको यहाँ पर लिखवाना है। तो आप लोग लिखेंगे कि बीजांड तथा भ्रूणकोश की परिवर्धन की प्रक्रिया को हम लोग बीजाणुजन बोलते हैं, और बीजांड काय में उपस्थित मृदुतक कोशिकाओं में से कोई एक अर्धस्तरीय कोशिका जो होती है वो आकार में बड़ी हो जाती है। इसका कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो जाएगा, केंद्र बड़ा हो जाएगा, इसे हम लोग प्रपसु कोशिका बोलेंगे। फिर प्रपसु कोशिका में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, जिससे बाहर की तरफ एक प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण होगा तथा भीतर की तरफ बीजाणुजन कोशिका का निर्माण होगा। बीजाणुजन कोशिका जो होती है वो बिना विभाजन किए ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगेगा, और फिर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, इससे 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। इनमें से 3 गुरु बीजाणु जो होंगे आपके वो तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे और एक केवल बच जाएगा। तो एक गुरु बीजाणु जो होगा क्रियाशील होगा, क्रियाशील गुरु बीजाणु ही आपका भ्रूणकोश या फिर आप लोग बोल सकते हो मादा इम्कोद्भिद में परिवर्तित होता है। तो अब इस प्रकार से समझना है कि जो भ्रूणकोश है या फिर मादा इम्कोद्भिद का विकास किस प्रकार से होता है, अब हम लोग उसको समझ लेंगे। फिर मादा जो आपका युग्मक था वो पूर्ण रूप से आपका जो निर्माण है वो आपका हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, अभी तक हम लोगों ने गुरु बीजाणु का यहाँ पर निर्माण किया था। अब गुरु बीजाणु से किस प्रकार से आपका यहाँ पर क्या बनेगा, अंड कोशिका बनेगी और भी कोशिकाएं बनेगी, उसको समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर समझेंगे कि क्रियाशील गुरु बीजाणु जो आपका होगा, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रियाशील गुरु बीजाणु बोलेंगे, जिनमें से 4 बने थे, 3 नष्ट हो गए थे, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। तो यह आपका क्या होगा, जो बचा था वो आपका क्या था, आपका क्रियाशील गुरु बीजाणु था। इसको हम लोग मादा इम्कोद्भिद की प्राथमिक कोशिका भी बोलते हैं।
यह क्या करेगा, ये आपका गुरु बीजाणु वृद्धि करके बीजांड का जो अधिकांश भाग होगा उसको घेर लेता है और इसका जो केंद्रक होता है वो आपका समसूत्री बहन करेगा, जिससे 2 केंद्रक बन जाएंगे। तो 2 बनेंगे तो एक आपका इस साइड चला जाएगा, एक आपका इस साइड चले जाएगा। उसके बाद में फिर क्या होगा, इसमें फिर से समसूत्री बहन होगा, जिससे आपके 4 केंद्रक बन जाएंगे। तो 4 केंद्रक बनेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला आएगा। फिर इसमें फिर से समसूत्री बहन होगा, फिर से आपके यहाँ पर 8 केंद्रक बन जाएंगे। तो 8 यहाँ पर देखेंगे, 4 ऊपर चली जाएगी, 4 नीचे चली जाएगी। तो ये इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। उसके बाद में फिर क्या होगा कि ऊपर से जो एक कोशिका होगी वो नीचे मतलब बीच में आ जाएगी और नीचे से भी एक कोशिका बीच में आ जाएगी। तो इस प्रकार से 3 कोशिकाएं ऊपर हो जाएंगी, 3 कोशिका नीचे हो जाएंगी, 2 कोशिका आपके यहाँ पर बीच में हो जाएगी, यानी कि 2 केंद्रक बीच में हो जाएगा। इसे हम लोग द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं। ऊपर की कोशिकाओं को हम लोग प्रथम कोशिका बोलते हैं, इसको हम लोग द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं। और नीचे की अगल बगल की कोशिका को सहायक कोशिका और बीच की कोशिका को अंड कोशिका या फिर हम लोग मादा युग्मक भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से मादा युग्मक का विकास होता है, मादा युग्मक बनता है, जो कि मैं आपको यहाँ पर समझा चुका हूँ। तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर जो चीज़ें मैंने यहाँ पर समझाई हैं उन्हीं को आपको यहाँ पर लिखना है। जो आप लोग लिख लो, फिर हम लोग इसको समाप्त कर देंगे, यानी कि ये जो चैप्टर था या जो आपका टॉपिक था, चैप्टर नहीं, ये टॉपिक जो आपका था वो समाप्त हो जाएगा। तो टॉपिक में अब आप लोग यहाँ पर बताएंगे जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर आपको नोट्स बना लेना है। क्रियाशील गुरु बीजाणु मादा अंकुरित की प्राथमिक कोशिका है। यह गुरु बीजाणु वृद्धि कर बीजांड का अधिकांश भाग घेर लेता है। इसका केंद्रक समसूत्री बहन द्वारा 2 केंद्रक में विभाज्य होगा। फिर दोनों केंद्रक दोनों ध्रुवों पर एकत्रित हो जाएंगे। पुनः इन केंद्रकों में समसूत्री बहन होगा और 2 से 4 केंद्रक बनेंगे। फिर 4 से 8 केंद्रक बनेंगे और फिर इनमें से 4 केंद्रक निभाग की ओर चले जाएंगे, 4 बीजांड द्वार की ओर आ जाएंगे और एक केंद्रक निभाग की ओर निकल जाएगा, निभाग की ओर से, तथा एक केंद्रक जो आपका होगा बीजांड द्वार की ओर से मध्य में आ जाएगा, यानी कि बीच में आ जाएगा। हम लोग ध्रुवीय केंद्रक बोलेंगे। और 3 केंद्रक जो होंगे वो निभाग की ओर स्थित होंगे, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रथम कोशिका बोलेंगे। और 3 केंद्रक आपके बीजांड द्वार की उपस्थित होंगे, बीजांड द्वार की ओर, जिसमें से कोशिका द्रव्य का विभाजन करके जो मध्य की कोशिका होगी उसे हम लोग अंड कोशिका बोलते हैं। और जो अगल बगल की कोशिका होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका बोलते हैं। अंड कोशिका को हम लोग मादा युग्मक भी बोलते हैं। ध्रुवीय जो केंद्रक होता है वो संयुक्त होकर द्वितीयक केंद्रक भी बना लेते हैं, यानी कि दोनों मिल जाएंगे तो द्वितीयक केंद्रक बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका बोल सकते हो कि जो आपका परिपक्व जो भ्रूणकोश होता है वो 7 कोश की 8 केंद्रिकीय होता है। अब ये क्यों मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कैसे होता है ये आइए समझ लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका एक भ्रूणकोश होता है, जो कि मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया भी था। बीजांड में पूरा चित्र बना देता ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो 3 कोशिकाएं ऊपर थी, 3 कोशिकाएँ आपकी यहाँ पर नीचे थी और 1 कोशिका आपकी बीच में थी, ठीक है? इनमें क्या था, तीनों कोशिकाओं में ऊपर में 1-1 केंद्रक था, नीचे वाले में भी 1-1 केंद्रक था, बीच वाले में 2 केंद्रक थे। तो इस प्रकार से आप लोग देखोगे तो 3 कोशिका ऊपर हो गई, 3 कोशिका नीचे हो गई, 6 कोशिका हो गई और 1 कोशिका बीच में हो गई, क्योंकि इसमें 2 केंद्रक है लेकिन कोशिका एक ही है। तो 7 कोशिकीय आपका ये हो गया और 8 केंद्रकीय हो गया, क्योंकि 3 केंद्रक ऊपर, 3 केंद्रक नीचे और 2 केंद्रक बीच में, तो 8 केंद्रकीय हो गया। तो ये आपको समझना ज़रूरी है, आप समझ जाओगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और जब भी आप अपने बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन अक्सर बनता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर याद रखना है कि परिपक्व जो भ्रूणकोश होता है वो 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय होता है। तो ये जो आपका टॉपिक था, कौन सा टॉपिक था? निषेचन पूर्व घटना में युग्मक जनन का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। वीडियो हम लोग पढ़ेंगे परागण के बारे में और परागण को हम लोग संपूर्ण जब कंप्लीट कर लेंगे फिर निषेचन की ओर आएंगे, फिर निषेचन पक्ष घटना पढ़ेंगे, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी परागण के बारे में समझने वाले हैं। परागण को हम लोग इसमें बोलते हैं पॉलिनेशन। तो क्या होता है पॉलिनेशन, आइए समझते हैं। तो परागण के बारे में आप लोग इस प्रकार समझोगे। सबसे पहले परिभाषा आप लोग दोगे कि पराग कणों का परिपक्व परागकोश से निकल करके मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। यानी कि परागण यही होता है कि जो आपका परागकण है, यानी कि जो नर युग्मक है, वो जो परिपक्व परागकोश से निकल करके और मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। क्या होता है, मैं आप लोग फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका पुंकेसर है, इसके अंदर ही आपका जो परागकोश है, इसके अंदर ही आपका क्या होता है, नर युग्मक या आप बोल सकते हो परागकण का निर्माण होता है। और फिर जब ये आपका नर युग्मक यानी कि परागकण जो है वो निकल करके यहाँ से और यहाँ जो आपका मादा पुष्प है इसकी कह सकते हो वर्तिका अगर पहुँच जाए, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ पर समझ करके चलना है। वैसे भी कभी कभी ऐसा होता है कि जो सेम पुष्प होता है उसी में नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं, यानी कि नर पुष्प और मादा पुष्प एक ही में होता है। तो उससे क्या होता है कि जो परागण होता है वो आसान हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पुष्प मतलब कोई भी पौधा होगा इसमें केवल नर पुष्प लगते हैं, तो फिर उससे परागण की जो प्रक्रिया होगी वो थोड़ी कठिन हो जाती है और फिर जब मादा पुष्प के पास वो पहुंचेगा तब जाकर के परागण हो पाएगा। यह चीज़ आपको वहाँ पर समझ लेना है। परागण के यदि हम लोग प्रकार के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका परागण 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है स्वपरागण, दूसरा आपका होता है पर परागण। स्वपरागण को हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन
और पर परागण को हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये स्वपरागण क्या होता है, इसको मैं एक बार अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या फिर उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग स्वपरागण बोलते हैं। मानने मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका इस प्रकार से कोई भी पुष्प है, तो आप लोग मान के चलिए मतलब कि कोई भी एक पौधा है, तो आप लोग यहाँ पर मान के चलिए कि इस पौधे में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, इस प्रकार से बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। तो अगर जो आपका कह सकते हैं जो परागकण है वो उसी पौधे से, यानी कि मान लीजिए इसी पौधे से परागकण निकला और फिर इसी पौधे के इसी पुष्प में जाकर के मिल गया, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्वपरागण बोलेंगे, यानी कि उसी पौधे में ही स्वपरागण हो गया। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए इस वाले पौधे से परागकण निकला और फिर इसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के पर जाकर के वो मिल गया, यानी कि मादा युग्म से मिल गया, तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्वपरागण हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक ही पौधे के अंतर्गत ही ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी। ये चीज आपको वहाँ पर समझ कर चलना है कि मान लीजिए कोई भी एक पौधा है, उसमें मान लीजिए बहुत सारे पुष्प लगे हुए हैं, तो जो परागकोश से परागकण निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए या फिर उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं स्वपरागण। इसकी परिभाषा को आइए हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसमें और भी डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर परिभाषा आप लोग लिखोगे कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या फिर आप लोग बोल सकते हो उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपरागण बोलते हैं। अब स्वपरागण भी आपका दो प्रकार का होता है। मैंने आपको बताया था कि जब पुष्प का जो परागकोश है, जैसे मान लीजिए कोई भी पुष्प है, उसका परागकोश है, परागकोश से परागकण निकल करके उसी पौधे के उसी पुष्प पर, यानी कि मान लीजिए जिस पुष्प से परागकण निकला है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंच जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा स्वयुग्मन। और जब परागकोश से परागकण निकल करके उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पर जाकर के मिलेगा, यानी कि किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर पहुंचेगा, लेकिन पौधा सेम है, तो फिर वो आपका हो जाएगा सजात पुष्पी परागण। ये चीज आपको यहाँ पर मान करके चलना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका जो पहला प्रकार होता है स्वपरागण का, वो आपका होता है स्वयुग्मन परागण। तो इसमें मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ परिभाषा कि जब परागकण किसी पुष्प से निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वयुग्मन बोलते हैं। इसमें क्या है कि पौधा भी सेम है और पुष्प भी सेम है। ये चीज आपको मान के चलना है कि पौधा भी एक ही है और उसी पौधे पर कोई पुष्प लगा है और उसी पुष्प से परागकण निकल रहा है और फिर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर के पहुंच रहा है, ये आपका स्वयुग्मन परागण कहलाता है। एग्जाम्पल में मटर, टमाटर आदि आपके स्वयुग्मन के परागण हैं। अब हम लोग समझते हैं सजात पुष्पी परागण के बारे में। इसमें आप लोग बताएंगे कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचते हैं, तो उसे हम लोग सजात पुष्पी परागण बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई पुष्प है, उसके जो परागकण है वो निकलते हैं और फिर उसी पुष्प के परागकण मतलब कि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचते हैं, बल्कि उसी पौधे किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो वो आपका सजात पुष्पी परागण कहलाता है। इसमें क्या होता है, पौधा सेम होता है लेकिन पुष्प जो होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पर परागकण निकलेगा किसी अन्य पुष्प से और जाएगा, यानी कि वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा मादा पुष्प के किसी अन्य पुष्प के, लेकिन पौधा सेम रहता है, तो ये आपका सजात पुष्पी परागण कहलाता है। एग्जाम्पल में आप बता सकते हो कि मक्का आपका सजात पुष्पी परागण का उदाहरण है। तो ये भी आप लोग समझ में आ गया आपको। अब हम लोग समझ लेते हैं स्वपरागण के लाभ और फिर स्वपरागण की हानियों के बारे में कि स्वपरागण से क्या लाभ होते हैं, स्वपरागण से क्या हानियां होती हैं। तो स्वपरागण के यदि हम लोग लाभ की बात करेंगे तो आप बताओगे कि स्वपरागण की प्रक्रिया निश्चित होती है और स्वपरागण से उत्पन्न बीज शुद्ध वंश क्रम वाले होते हैं। तो दो लाभ यहाँ पर आपके होते हैं। पहला आपका होता है स्वपरागण की जो प्रक्रिया होती है वो निश्चित होती है और स्वपरागण से उत्पन्न जो बीज होते हैं वो शुद्ध वंश क्रम वाले होते हैं। तो ये आपके यहाँ पर स्वपरागण के लाभ हो गए। दूसरा इसमें आपका पॉइंट है स्वपरागण की हानियों के बारे में। तो इसमें आप बताएंगे कि स्वपरागण से उत्पन्न पौधे में विभिन्नताएं नहीं आती, क्योंकि सेम चीजें होती हैं, तो इसीलिए स्वपरागण से उत्पन्न पौधे में विभिन्नताएं नहीं आती हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आपका होता है कि स्वपरागण से उत्पन्न पौधे में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो कम पाई जाती है, यानी कि इम्यूनिटी जो होता है, रोग को रोकने की जो क्षमता होती है, प्रतिरोधक क्षमता, वो कम पाई जाती है। तो ये आपकी हानियां हो जाती हैं। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो स्वपरागण के लाभ या हानियों के बारे में बताइए, तो आप लोग आराम से बता पाओगे। और साथ ही में स्वपरागण के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं पर परागण की ओर में। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका परागण होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है स्वपरागण, जो कि मैं कंप्लीट करा चुका हूँ आपको। दूसरा आपका होता है पर परागण। पर परागण थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसको आइए समझते हैं। तो इसमें आप बताएंगे कि इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस क्रिया को हम लोग पर परागण बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था स्वपरागण के बारे में, यानी कि पहले वाले प्रकार के बारे में, इसमें क्या था, पौधा सेम था, ठीक है, पौधा सेम था
पुष्प भी पहले वाली प्रक्रिया में नहीं कि स्वयुग्मन में पुष्प भी सेम था, दूसरे वाले में पुष्प अलग अलग था लेकिन पौधा सेम था। लेकिन जब हम लोग पर परागण की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इस क्रिया में जो पुष्प है, पुष्प के जो पराग कण होते हैं वो उसी जाति के अन्य पौधे की ओर हम बात करते हैं, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी पुष्प है, वहां से परागकण निकलेगा और फिर उसी जाति के कोई दूसरा पौधा है उसके पुष्प के वर्तिका पर जाकर के पहुंचेगा। इस प्रक्रिया को हम लोग पर परागण बोलते हैं। इसमें पौधे अलग अलग होते हैं, यानी कि जो मान लीजिए कि किसी अन्य पुष्प से यानी कि किसी अन्य पौधे से परागकण निकला है और किसी दूसरे कह सकते हैं पौधे के वर्तिका पर जाकर के पहुंचेगा तो वो आपका होता है पर परागण। इसमें पौधे अलग अलग होते हैं, ये चीज आपको यहाँ पर मान करके चलना है। अब हम लोग पर परागण की विधियों के बारे में समझ लेते हैं कि पर परागण की कितनी विधियां होती हैं। इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। पर परागण की विधियां कौन कौन सी होती हैं ये समझते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है ये समझते हैं। इसमें आप बताओगे कि पराग कणों को वातिका पर पहुंचने के लिए साधन या फिर माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अलग अलग पौधे की बात हो रही है। यहाँ पर कोई एक दूसरा पौधा है, उससे दूसरे पौधे पर मिलेगा यानी कि जाकर के रुकेगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लीजिए एक पौधा ये आपका हो गया, एक पौधा यहाँ पर कोई है। इस प्रकार से जब दो पौधे की बात हो रही है तो वो आपका पर परागण होता है, और फिर इससे इस वाले पौधे से इस वाले पौधे तक जाने के लिए जो परागकण है उसको एक माध्यम की आवश्यकता होगी। अब वो माध्यम कोई सी भी हो सकता है, यहाँ पर आपका वायु भी हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई परागकण है और वायु के माध्यम से ये उड़ा और जाकर के इस पौधे तक पहुंच गया, या फिर कीट के माध्यम से हो सकता है, कोई कीट यहाँ पर आकर के बैठा, उसको कीट लेकर के जाकर के यहाँ पर पहुंचा दिया, या फिर पक्षी के माध्यम से हो सकता है। इसी प्रकार से कई सारी विधियां होती हैं जिससे पर परागण की विधियां संपूर्ण होती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात करी है कि परागकणों को वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए साधन या फिर माध्यम की आवश्यकता होती है, साधन या फिर माध्यम की। तो इन साधनों को हम लोग कर्मक बोलते हैं। अब एक कर्मक आपके मुख्यतः 5 प्रकार के हो सकते हैं। पहला आपका होता है जल द्वारा परागण, उसमें आप बताएंगे कि जल परागण की क्रिया जल के माध्यम से होती है, तो उसे हम लोग जल द्वारा परागण बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग बता सकते हो, बैली सनेरिया में आपका जल परागण पाया जाता है। दूसरा आपका इसमें होता है वायु द्वारा परागण, इसमें आप बताएंगे कि जब परागण की क्रिया वायु के माध्यम से होती है तो उसे हम लोग वायु द्वारा परागण बोलते हैं। एग्जाम्पल में बता सकते हो मक्का, गेहूं आदि वायु द्वारा परागण के उदाहरण हैं। तीसरा पॉइंट आपका इसमें होता है कीट द्वारा परागण, तो इसमें आप बताएंगे कि जब परागण की क्रिया कीट द्वारा होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, कीट द्वारा परागण बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप बता सकते हो मधुमक्खी, तितली आदि कीट द्वारा परागण करने के लिए कह सकते हैं कि एक कर्मक होती हैं। चौथा पॉइंट आपका इसमें होता है पक्षी द्वारा परागण, इसमें भी आप लोग ये सेम चीज बताओगे कि जब परागण की क्रिया पक्षी द्वारा होती है तो हम लोग पक्षी परागण बोलते हैं। एग्जाम्पल में बता सकते हो बिग्नोनिया। ठीक है, इस प्रकार से आपके 4 पॉइंट हो गए। पांचवा पॉइंट आपका इसमें होता है चमगादड़ द्वारा परागण, इसमें आप बताएंगे कि जब परागण की क्रिया चमगादड़ द्वारा होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, चमगादड़ द्वारा परागण बोलते हैं। तो इस प्रकार से कर्मक आपके 5 प्रकार के होते हैं मेन रूप से, और पांचों प्रकारों के मैंने आपको बता दिया है। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ तक हम लोगों ने पर परागण के बारे में समझा, पर परागण की विधियों के बारे में समझा। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे पर परागण के लाभ और हानियों के बारे में, कि पर परागण से कौन से लाभ होते हैं, कौन सी हानियां होती हैं। तो यदि हम लोग लाभ के बारे में बात करें, सबसे पहले तो आप बताएंगे कि पर परागण द्वारा उत्पन्न बीज बड़े स्वस्थ व अच्छी नस्ल वाले होते हैं, यानी कि जो पर परागण से उत्पन्न बीज होते हैं वो बड़े भी होते हैं, स्वस्थ भी होते हैं और साथ ही में अच्छी नस्ल वाले होते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें हम बताएंगे कि पर परागण से बनने वाले फल बड़े स्वादिष्ट, बड़े व फिर स्वादिष्ट होते हैं। लाभ यानी लाभ तो हो गया। अब हानियों की बात करेंगे तो हानियों में बताएंगे आप लोग पर परागण से हानियां, अधिक परागणों का व्यर्थ हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी यहाँ पर परागण बहुत सारे यहाँ पर उत्पन्न हुए और फिर यहाँ पर किन्हीं कारणों से इस पौधे तक नहीं पहुँच पाए तो वो क्या होंगे, इधर उधर बिखर करके नष्ट हो जाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि अधिक परागणों का व्यर्थ हो जाना पर परागण की एक हानि है। दूसरा पॉइंट ऐसे बताएंगे कि इसमें सदैव साधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि पर परागण आप लोग जानते हैं कि दो पौधों के बीच में होने वाला विधि है, तो इसीलिए इसमें क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम आपका कोई भी हो सकता है, कीट, वायु, जल, पक्षी, इस प्रकार से कई सारे माध्यम आपके लिए हो सकते हैं। तो इस प्रकार से पर परागण के बारे में भी आप लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। तो परागण की जो दो विधियां थी, पर परागण, स्वपरागण, उसे आप लोगों ने समझ लिया है। अब यहाँ पर क्या था, ये तो प्राकृतिक रूप से हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे बात कृत्रिम रूप से, यानी कि जब हम लोग मनुष्यों के द्वारा परागण कराया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कृत्रिम संकरण बोलते हैं। तो कृत्रिम संकरण क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। और फिर यहाँ पर जो दूसरा टॉपिक था इसमें, यानी कि पहले वाले क्वेश्चन में निषेचन पूर्व घटना में जो आपका इसमें दूसरा प्रकार था परागण का, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग अब बात करेंगे कृत्रिम संकरण के बारे में। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग कृत्रिम संकरण के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि मनुष्य द्वारा दो अलग अलग पौधों के लक्षणों को लेकर सर्वश्रेष्ठ लक्षणों वाले पौधे को बनाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम संकरण। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये कृत्रिम रूप से मनुष्यों के द्वारा कराया जाता है और अलग अलग लक्षणों के
कह सकते हैं पौधों को लेकर के हम लोग सर्वश्रेष्ठ लक्षणों वाले पौधे को बनाते हैं इस प्रक्रिया के अंतर्गत। इसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम संकरण। अब कृत्रिम संकरण भी अब में आपके दो कह सकते हैं प्रमुख या फिर बोल सकते हो आवश्यक प्रक्रम होते हैं। पहला आपका होता है विपुंसन। विपुंसन को हम लोग इनसे बोलते हैं इमास्कुलेशन, और दूसरा आपका होता है थैलीकरण, से हम लोग बोलते हैं बैगिंग। तो क्या होता है विपुंसन, क्या होता है थैलीकरण, आइए समझते हैं। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में एक एक दो दो नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है। विपुंसन के बारे में बताइए, फिर थैलीकरण के बारे में बताइए। तो आप लोग ये परिभाषा बताएंगे कि द्विलिंगी पुष्प में कलिका अवस्था में ही चिमटी की सहायता से उस पुष्प के परागकोश को निकाल देना और विपुंसन कहलाता है। विपुंसन की प्रक्रिया केवल द्विलिंगी पुष्पों में अपनाई जाती है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग द्विलिंगी पुष्प की बात करेंगे तो उसमें कलिका अवस्था में ही चिमटी की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, उस पुष्प के परागकोश को निकाल देते हैं। इसे प्रक्रिया की विपुंसन कहलाएगी। विपुंसन की प्रक्रिया केवल द्विलिंगी पुष्पों में अपनाई जाती है। दूसरा आपका इसमें प्रकार होता है थैलीकरण। इस प्रक्रिया में बंध्याकृत पुष्प के वर्तिकाग्र को छिद्रित थैली से ढक देते हैं, इससे अन्य पुष्प के परागकण इसमें नहीं पहुंच पाते और पुष्प के परिपक्व हो जाने पर थैली को हटा दिया जाता है। इसे हम लोग थैलीकरण बोलते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रक्रियाएं होती हैं, विपुंसन और थैलीकरण। विपुंसन जो होता है द्विलिंगी पुष्प में अपनाया जाता है, क्योंकि क्या करते हैं हम लोग इसमें क्या करते हैं, चिमटी की सहायता से हम लोग पुष्प के परागकोश को हटा देते हैं और यह आपका विपुंसन कहलाता है। थैलीकरण हम लोग क्या करते हैं, कह सकते हैं कि जो पुष्प है उसका हम लोग क्या करते हैं, एक कह सकते हैं थैलीकरण कर देते हैं, यानी कि उसको छिपा देते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, बंध्याकृत पुष्प की हम लोग क्या करेंगे, वर्तिकाग्र को छिद्रित थैली से ढक देंगे और जिससे क्या होगा कि अन्य पुष्प के जो परागकण होंगे इसमें नहीं पहुंच पाते हैं और पुष्प के परिपक्व हो जाने पर हम लोग थैली को हटा देते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थैलीकरण बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको जो पहला टॉपिक था इसमें निषेचन पूर्व घटना में, इसमें आपको दो प्रकार थे, पहला था युग्मक निर्माण, दूसरा था युग्मक स्थानांतरण। दोनों मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब यहाँ पर आपके दो टॉपिक बचे हैं, आपको बचा है निषेचन और आपको बचा है निषेचन पश्च घटना। बस ये दो टॉपिक आप लोग कंप्लीट कर लोगे, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। होता है अक्सर यहाँ से क्वेश्चन के बोर्ड परीक्षा में आते हैं एक दो नंबर के लिए, निषेचन की परिभाषा बताइए। तो आप लोग कैसे बताओगे, आइए समझ लेते हैं। निषेचन को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। तो क्या होता है निषेचन, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर होता यह है कि जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन की जो क्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। कहने का मतलब तात्पर्य जो है बहुत ही सिंपल सा है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे तो फिर उस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, निषेचन बोलते हैं। और जो निषेचन होता है आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है आंतरिक निषेचन और एक आपका होता है बाह्य निषेचन। जब शरीर के अंदर निषेचन होता है तो हम लोग आंतरिक निषेचन बोलते हैं, और जब शरीर से बाहर निषेचन होता है तो उसको हम लोग बाह्य निषेचन बोलते हैं। यदि हम लोग पुष्पी पौधों की बात करेंगे तो उसमें आपका आंतरिक निषेचन होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पुष्पी पौधों में क्या होता है, स्त्री केसर होता है, उसके अंदर आपका बीजांड होता है और उसके अंदर आपका क्या होता है, मादा युग्मक होता है, यानी कि अंड होता है। और फिर उसी के अंदर जब आपका नर युग्मक जाता है तो फिर वहां पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि जो निषेचन होता है पुष्पी पौधों में उसमें आंतरिक निषेचन होता है, यानी कि पुष्पी पौधों में आंतरिक निषेचन होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो एक बार मैं फिर से आपको कह सकते हैं कि रिवाइज करा देता हूँ कि निषेचन क्या होता है। तो आप बताओगे जैसे कि नर युग्मक मैंने आपको बताया, तो पुष्पी पौधों में नर युग्मक क्या होगा, आपका परागकण होगा और मादा युग्मक आपका होगा अंडकोश का। तो जब नर युग्मक यानी कि परागकण और मादा युग्मक यानी कि अंड आपस में संयोजन करेंगे तो उस क्रिया को हम लोग बोलेंगे निषेचन, और पुष्पी पौधों में आंतरिक निषेचन होता है। तो निषेचन में कोई भी डाउट होगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये आपका यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अब हम लोग अगले पेज बढ़ते हैं और वहां पर हम लोग परागकणों का अंकुरण एवं पराग नलिका के निर्माण के बारे में समझने वाले हैं। क्योंकि जो परागकणों का अंकुरण है उसका मतलब ही है निषेचन, यानी कि निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो परागकण के अंकुरण एवं पराग नलिका के निर्माण से ही प्रारंभ होती है पुष्पी पौधों में। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में, कह सकते हैं कि दो टॉपिक मैंने आपको बताए थे। पहला आपका था युग्मक निर्माण, दूसरा आपका था युग्मक स्थानांतरण। तो जब युग्मक स्थानांतरण हो जाएगा यानी कि जो परागकण है वो मादा युग्मक के पास पहुंचने के लिए तत्पर हो जाएगा, यानी कि मादा युग्मक या बोल सकते हो आप लोग E3 केसर पर इस प्रकार से पहुंच जाएगा। मान लीजिए दो आपके परागकण हैं, कहीं से भी किसी भी माध्यम से उड़ करके या फिर वायु के माध्यम से या फिर जल के माध्यम से या फिर कीट के माध्यम से यहाँ पर स्त्री केसर के ऊपर आकर के गिर जाएंगे इस प्रकार से। तो उसमें आगे क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी उसको हम लोग समझना है, किस प्रकार से ये आपका जो परागकण होगा वो यहाँ पर मादा युग्मक के पास पहुंचेगा और साथ ही में इसका अंकुरण किस प्रकार से होगा, पराग नलिका का निर्माण किस प्रकार से होगा, उसको हम लोग को यहाँ पर समझना है। तो ये आपका डायग्राम होता है। मैं आपको यहाँ पर एक एक लाइन पढ़ता जाऊंगा और आपको डायग्राम को अच्छे से समझाता चले जाऊंगा। मैं आपको पहले भी स्त्री केसर का डायग्राम बना करके दिखाया ही हूँ, तो वो तो आप लोग जानते होंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जब परागकण संकत पुष्प के वर्तिका पर पहुंचते हैं तब इनका अंकुरण होता है और पराग नलिका का निर्माण होता है, यानी कि जो इनके कह सकते हैं जो संगत पुष्प होंगे जिनमें इनका निषेचन हो सकता है, जब उस वाले पुष्प पर ये जो परागकण है वो पहुंचे
पहुंचेंगे तो फिर क्या होगा कि इनका अंकुरण होना स्टार्ट हो जाएगा और पराग नलिका का निर्माण होगा। ये आपको यहाँ पर समझना है कि जब संगत पुष्प होगा तभी जाकर के इनका अंकुरण होना स्टार्ट होगा। अगर संगत पुष्प नहीं मिलता है तो फिर अंकुरण नहीं हो पाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझना है कि जब परागकण आपका संगत पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो फिर इनका अंकुरण होता है और पराग नलिका का निर्माण होता है। यानी कि जो आपका ये परागकण होता है इसी से आपका पराग नलिका का निर्माण होता है, जो कि आपका जाकर के बीजांड में मिलता है। फिर आगे आप उसमें बताएंगे कि ये पराग नलिका आगे बढ़ते हुए बीजांड में प्रवेश करती है और पराग नलिका के रास्ते में ही आपके जनन कोशिका विभाजित होकर आपके दो नर युग्मक का निर्माण करती है। यानी कि इसमें क्या होता है, परागकण में जनन कोशिका होती है और फिर ये जो परागकण होता है इसी से क्या होता है कि कह सकते हैं आप लोग पराग नलिका बनती है और ये पराग नलिका आकर के यहाँ पर बीजांड द्वार से बीजांड में अंदर प्रवेश करती है और फिर यहीं पर आपका क्या होता है, मादा युग्मक होता है। अब जो आपका जनन कोशिका होता है ये इसी रास्ते में यानी कि पराग नलिका में ही क्या होता है, इसमें क्या होता है, विभाजन हो जाएगा और यहाँ पर दो नर युग्मक का निर्माण हो जाएगा। फिर क्या होगा आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि बीजांड में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, हम भ्रूणकोश बोलते हैं, गुणकोश बोलते हैं। भ्रूणकोश में ही आपका अंड या मादा युग्मक पाया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर समझना है कि इसमें क्या होता है, दो नर युग्मक का निर्माण हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अंड कोशिका पाई जाएगी तो एक नर युग्मक आकर के अंड कोशिका संयोजन कर लेगा जिससे निषेचन हो जाएगा और दूसरा जो नर युग्मक होगा आपका वो आपका यहाँ पर जो बीच में जो कोशिका पाई जाती है उसमें बोलते हैं द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका बोल सकते हो आप लोग। तो उसमें जाकर के निषेचन कर लेता है जिससे आपका भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। अब भ्रूणपोष जो इसमें बीच में जो निर्माण होता है भ्रूणपोष का, उसका मतलब ये होता है कि वो बीज को क्या कर सकते हैं कि जो इसमें कह सकते हैं जो निषेचन होता है तो जो आपका भ्रूण उत्पन्न होता है उसको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है भ्रूणपोष और ये आपका होता है भ्रूणकोश। यानी कि भ्रूणपोष और भ्रूणकोश में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, भ्रूणकोश अलग होता है, भ्रूणपोष अलग होता है। भ्रूणकोश में क्या होता है, ये सारी कोशिकाएं रहती हैं और जो भ्रूणपोष होता है वो आपका कह सकते हैं कि आप लोग विकसित हो रहे विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये सारी चीज आपको इसमें समझनी थी कि परागकणों का अंकुरण एवं परागण का निर्माण किस प्रकार से होता है, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि पराग नलिका का जो भ्रूणकोश में प्रवेश होता है वो कई प्रकार से हो सकता है। पहला प्रकार आपका इसमें हो जाएगा निभाग द्वारा पराग नलिका का प्रवेश, दूसरा आपका हो जाएगा अध्यावरण द्वारा पराग नलिका का प्रवेश और तीसरा आपका हो जाएगा बीजांड द्वार द्वारा पराग नलिका का प्रवेश। यानी कि जो पराग नलिका होती है वो भ्रूणकोश में वो निम्न प्रकार से प्रवेश कर सकती है। पहला प्रकार मैंने आपको क्या बताया, निभाग द्वारा प्रवेश। यानी कि जब ये आपका पराग नलिका यहाँ से प्रवेश करेगी निभाग से तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निभाग द्वारा पराग नलिका का प्रवेश। और जब ये आपका अध्यावरण यानी कि इस वाले पार्ट से प्रवेश करेगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, अध्यावरण द्वारा पराग नलिका का प्रवेश। और जब आपका यहाँ पर बीजांड द्वार के द्वारा जब प्रवेश करेगी, जैसा कि मैंने चित्र में आपको दिखाया है, तो हम लोग बोलेंगे बीजांड द्वारा पराग नलिका का प्रवेश। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। निभाग द्वारा पराग नलिका का प्रवेश को हम लोग बोलते हैं इसमें चलेजोगेमी और साथ ही में अध्यावरण द्वारा पराग नलिका का प्रवेश को हम लोग बोलते हैं मीसोगेमी और बीजांड द्वारा पराग नलिका का जो प्रवेश होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोरोगेमी। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार यहाँ पर आपके होते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपका होता है दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन किस प्रकार से होता है उसको आपको समझना इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो क्या होता है दोहरा निषेचन, आइए समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी मैं डायग्राम में आपको बताता हूँ दोहरा निषेचन आखिर होता क्या है। मैं यहाँ पर पेज ले लेता हूँ ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको यहाँ पर स्त्री केसर बनाया था इस प्रकार से मैंने यहाँ पर क्या बनाया था, स्त्री केसर बनाया था जिसके अंदर आपका क्या था, बीजांड था। इस प्रकार से आपका ये बीजांड था। ठीक है, इस प्रकार से आपका इसमें बीजांड था। अब इसमें मैंने आपको बताया ही पहले कि आपका 3 कोशिकाएं ऊपर होती हैं, 2 कोशिका मतलब कि एक कोशिका बीच में होती है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं और नीचे 3 कोशिकाएं होती हैं। इसमें बीच वाली जो कोशिका होती है वो आपकी क्या होती है, वो कोशिका आपकी अंड कोशिका होती है। तो जब आपका यहाँ पर जो कह सकते हैं कि परागकण है, जब वो परागकण यहाँ पर पहुँचेगा तो उसमें क्या होगा, अंकुरण स्टार्ट हो जाएगा और फिर यहाँ से परागकण से एक नलिका निकलेगी, इसे हम लोग पराग नलिका बोलेंगे और वो आकर के यहाँ पर बीजांड द्वार से इसमें प्रवेश कर जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, और फिर जब इसमें से जो आपका जनन कोशिका जो होगी वो आपका क्या होगा, यहाँ से जब इस नलिका के माध्यम से इसमें आएगी तो रास्ते में ही क्या होगा, इसमें 2 केंद्रक का निर्माण हो जाएगा, 2 नरयुग्मक का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जो एक नरयुग्मक होगा वो तो आपका यहाँ पर अंड कोशिका से संयोजन कर लेगा। तो ये आपका ये पहला निषेचन हो गया और इससे क्या होगा, निषेचन प्रक्रिया हो जाएगी तो
भ्रूण का निर्माण होगा। और जो दूसरा निषेचन बनता है वो आपका दूसरा जो नरयुग्मक होता है वो आपका यहाँ पर जो आपके ध्रुवीय कोशिका होती है उससे यानी कि इस वाले से आकर के निषेचन कर लेता है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें आपका 2 बार निषेचन हो रहा है ना, एक बार तो आपका अन्य कोशिका के साथ हो रहा है, दूसरी बार आपका द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका के साथ हो रहा है। तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं दोहरा निषेचन, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे परिभाषा में कि नर जनन कोशिका में परागनलिका के अंदर ही समसूत्री विभाजन होता है जिससे 2 नरयुग्मक का निर्माण होता है, जो कि मैंने आपको बताया ही है। और इनमें से एक नरयुग्मक मादा युग्मक से क्रिया करके युग्मनज का निर्माण करेगा और जो विकसित होकर के भ्रूण बन जाएगा, तथा दूसरा जो नरयुग्मक होगा वो आपका ध्रुवीय केंद्रकों से क्रिया कर लेता है जिससे हम लोग प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है और यही बाद में भ्रूणपोष बन जाता है। तो इस संपूर्ण क्रिया में यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर 2 बार निषेचन हो रहा है। पहली बार आपका जब आपका नर युग्मक मादा युग्मक से संयुक्त हो रहा है और दूसरी बार आपका यहाँ पर जब नर युग्मक आपका द्वितीय ध्रुवीय केंद्रक के साथ संयोग कर रहा है। तो ये आपका यहाँ पर 2 बार निषेचन हो जा रहा है। तो इस संपूर्ण क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन बोलते हैं या फिर हम लोग द्विनिषेचन भी बोल सकते हैं। ये आपको यहाँ पर याद कर लेना है। तो यहाँ पर आपको क्या चीज याद रखना है कि निषेचन प्लस त्रिसंलयन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, द्विनिषेचन बोलते हैं या फिर दोहरा निषेचन बोलते हैं। निषेचन क्या होता है, जब आपका नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है तो आपका होता है निषेचन। और त्रिसंलयन क्या होता है उसे भी आइए समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके 2 केंद्रक हैं, तो यहाँ पर पहले से 2 है, यहाँ पर एक और आकर के मिलेगा नर युग्मक तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा यानी कि 3 संलयन हो जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिसंलयन बोलते हैं। तो यही आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि त्रिसंलयन प्लस निषेचन को हम लोग द्विनिषेचन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 बार निषेचन होता है, इसलिए हम लोग इसे 2 निषेचन बोलते हैं। तो दोहरा निषेचन में कोई डाउट होगा तो कंप्लीट आप लोग पूछ सकते हो, और साथ ही मुझे लगता है कि कोई डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और निषेचन की जो प्रक्रिया थी वो तो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा निषेचन पश्च घटना के बारे में भी समझ लेते हैं, उसके यहाँ पे वीडियो को समाप्त करेंगे और बाकी जो टॉपिक थोड़ा बहुत बच जाएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, लेक्चर नंबर 7 में, और ये चैप्टर आपका पूर्ण से कंप्लीट हो जाएगा। तो निषेचन पश्च घटनाएं क्या होती है, यानी कि निषेचन की बाद की घटना। पहले मैंने आपको बताया निषेचन पूर्व घटना जिसमें आपका नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण हो रहा था, फिर मैंने आपको यहाँ पर निषेचन के बारे में बताया। अब मैं आपको यहाँ पर निषेचन पश्च घटना यानी कि निषेचन के बाद की क्या घटनाएं होती हैं उसको मैं आपको ऊपर समझाने वाला हूँ। तो निषेचन के पश्चात निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। पहला आपका होता है भ्रूणपोष का विकास, दूसरा आपका होता है भ्रूण यौन इसका विकास, तीसरा आपका होता है बीज व फल का निर्माण। तो भ्रूणपोष का विकास क्यों होता है ये उसको सबसे पहले समझते हैं। तो जो भ्रूणपोष होता है ये आपका विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, इसीलिए सबसे पहले भ्रूणपोष का विकास होगा, जो कि आपका त्रिसंलयन जो प्रक्रिया हो रही थी वो भ्रूणपोष से ही बन रहा था। ये आपको याद रखना है कि जो आपके 2 केंद्रक थे, ध्रुवीय केंद्रक थे, उससे जब आपका एक नर युग्मक आकर के मिल रहा था तो हम लोग क्या बोल रहे थे, त्रिसंलयन बोल रहे थे, और उससे ही आपका भ्रूणपोष का निर्माण हो रहा था जो कि विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरा प्रकार आपका इसमें होता है भ्रूण एवं इसका विकास, यानी कि भ्रूणपोष के बाद में क्या होगा कि जो आपका युग्मनज होगा वो भ्रूण बनेगा, भ्रूण से उसका विकास किस प्रकार से होगा हम लोग अगले पेज पर पढ़ेंगे। और फिर तीसरा इसमें आपका होता है बीज व फिर फल का निर्माण। तो यहाँ तक ये 3 टॉपिक आप आपके बच्चे को इस चैप्टर में इन तीनों को पढ़ लोगे, ये आपका चैप्टर पूर्ण से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि भ्रूणपोष क्या होता है। तो जिस थैले जैसी संरचना में भ्रूण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग भ्रूणकोष बोलते हैं, तथा भ्रूण को जो पोषण प्रदान करता है वो वाली जो त्रिगुणित कोशिका होती है उसको हम भ्रूणपोष बोलते हैं। आपको यहाँ पर याद रखना है कि भ्रूणपोष क्या होता है। तो आप बताओगे कि जिस थैले जैसी संरचना में भ्रूण बनेगा उसको तो हम लोग भ्रूणकोष बोलते हैं, वो तो भ्रूणकोष आपका क्लियर है। जब आपका क्या होगा, जो भ्रूणकोष बन गया है, ठीक है, अब तथा भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाले जो त्रिगुणित कोशिका होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे भ्रूणपोष, जो कि आपका त्रिसंलयन से मैंने आपको पहले ही बताया है। तो जो भ्रूणपोष होता है आपका 3 प्रकार से होता है। पहला आपका होता है कोशिकीय भ्रूणपोष, दूसरा आपका होता है केंद्रीय भ्रूणपोष, तीसरा आपका होता है हेलोबियल भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष को हम लोग बोलते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और जो आपका केंद्रीय आपका जो भ्रूणपोष होता है उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो आपका हेलोबियल भ्रूणपोष होता है उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो इस प्रकार से आपका ये चीज आपको वहाँ पर समझनी थी, मैंने आपको समझा दी है। तो यहाँ से आपका निषेचन पश्च घटना में जो आपका पहला टॉपिक था भ्रूणपोष का विकास की, तो आपने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर 2 टॉपिक आपके बच्चे हैं, भ्रूण यौन इसका विकास, और ये आपका बच्चा है भ्रूण बीज व फिर फल का निर्माण। घटनाओं में जो 2 घटनाएं थी उसको क्लियर किया, उसके बाद फिर निषेचन के बारे में समझा, और उसके बाद फिर लास्ट टॉपिक जो आपका बचता है निषेचन पश्च घटनाएं, उसमें भी हम लोगों ने एक टॉपिक को क्लियर कर लिया। तो निषेचन पश्च घटनाएं में आपके यहाँ पर 3 टॉपिक होते हैं। पहला आपका होता है भ्रूणपोष का विकास, दूसरा आपका होता है भ्रूण यौन इसका विकास, तीसरा आपका होता है बीज व फिर फल का विकास। तो यहाँ पर हम लोगों ने भ्रूणपोष का विकास तक समझ लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग भ्रूण यौन इसका विकास साथ ही में बीज व फल का निर्माण समझ लेंगे, और ये चैप्टर आपका पूर्ण से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं भ्रूण यौन इसके विकास के बारे में, फिर हम लोग बीज व फल के निर्माण के बारे में भी समझेंगे और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर आ जाते हैं और भ्रूण यौन उसके विकास के बारे में समझते हैं।
तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग लगा दोगे भ्रूण एवं इसका विकास। तो किस प्रकार से इसका विकास होता है ये समझते हैं। तो जब दोगे कि जब निषेचन के बाद युग्मनज बनेगा तो युग्मनज में किस प्रकार से वो आगे चल करके भ्रूण का विकास होगा आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, युग्मनज होगा तो युग्मनज में आपका अनुप्रस्थ विभाजन होगा, इससे दो कोशिकाएं बनेंगी। ऊपर वाली कोशिका को हम लोग अग्रस्थ कोशिका बोलेंगे और नीचे वाली कोशिका को हम लोग आधारी कोशिका बोलेंगे। फिर जो अग्रस्थ कोशिका होगी उसमें क्या होगा, उदग्र विभाजन होगा जिससे ऊपर दो कोशिकाएं बन जाएंगी और नीचे वाली में क्या होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होगा जिससे आपके नीचे भी दो कोशिकाएं बन जाएंगी। तो इस प्रकार से इतना हो जाएगा। उसके बाद में फिर क्या होगा, इस वाली कोशिका में इसमें क्या होगा, जो ऊपर वाली है जो अग्रस्थ कोशिका है उसमें दो आपका अनुप्रस्थ विभाजन होगा और जो नीचे वाली जो है जिसे हम लोग बोलते हैं आधारी कोशिका, आधारी कोशिका में आपके 6 से लेकर के 10 तक अनुप्रस्थ विभाजन होगा जिससे क्या होगा, इस प्रकार से संरचना प्राप्त हो जाएगी। ऊपर इस प्रकार से हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे जब इस प्रकार से आपका हो जाएगा संरचना प्राप्त हो जाएगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निलंबक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा टोटल क्या बोलेंगे हम इसको हम लोग निलंबक बोलेंगे। और निलंबक की जो निचली कोशिका होती है क्या होती है, निचली वाली जो कोशिका होती है इसको हम लोग बोलते हैं चूसकांग, तथा जो ऊपरी वाली कोशिका होती है इसको हम लोग बोलते हैं स्फीतिका। इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। उसके बाद में फिर जो अग्रस्थ कोशिका में दो अनुप्रस्थ विभाजन के पश्चात जो प्राप्त को जो कोशिकाएं होती है उसमें क्या होता है, जो स्फीतिका के पास वाली जो कोशिका होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फीतिका के पास कौन सी ये वाली है जिसको हम लोग हाइपोबेसल बोलते हैं और जो इससे दूर वाली होती है इसको हम लोग एपीबेसल बोलते हैं। इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। उसके अंदर फिर जो आपका हाइपोबेसल होता है, ये वाला जो होता है हाइपोबेसल, हाइपोबेसल से आपका क्या होता है, मूलांकर का निर्माण होता है और मूलांकर से फिर मूल या फिर जड़ का निर्माण होता है। वहीं पर जो आपका एपीबेसल है ये वाले जो है उसका, इससे क्या होगा, बीज पत्र का निर्माण होगा और साथ ही में प्रांकुर का निर्माण होगा। प्रांकुर से आपका तना तथा पत्ती का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है कि युग्मनज में सबसे पहले अनुप्रस्थ विभाजन होगा जिससे आपकी दो कोशिकाएं बनेंगी। ऊपर वाली कोशिका को अग्रस्थ और नीचे वाली कोशिका को उदारी कोशिका बोलेंगे। फिर अग्रस्थ कोशिका में उदग्र विभाजन होगा जिससे दो कोशिकाएं बनेगी और अनुप्रस्थ विभाजन होगा किसमें, आधारी वाली कोशिका में, इसमें दो कोशिकाएं बनेंगी। फिर जो आपका अनुप्रस्थ विभाजन होगा किसमें, उदग्र कोशिका में दो अनुप्रस्थ विभाजन होगा और आधारी कोशिका में आपके 6 से लेकर के 10 तक अनुप्रस्थ विभाजन होगा जिससे इस प्रकार से संरचना प्राप्त होगी। इस वाली पूरी संरचना को हम लोग निलंबक बोलेंगे। निलंबक की सबसे निचली इकाई को हम लोग चूसकांग बोलेंगे। ऊपर सबसे इसको हम लोग स्फीतिका बोलेंगे और साथ ही में स्फीतिका के पास वाली जो कोशिका होगी इसको हम लोग हाइपोबेसल बोलेंगे और से जो दूर वाली होगी इसको हम लोग एपीबेसल बोलेंगे। हाँ, हाइपोबेसल से आपका मूलांकर या फिर मूल या फिर जड़ का निर्माण होगा और एपीबेसल से आपका बीज पर प्रांकुर, तना तथा पत्ती का निर्माण होगा। इस प्रकार से आपका यही होता है। अब इन्हीं चीजों को हम लोग को यहाँ पर लिख देना है, जिन जिन चीजों को मैंने आपको बताया है वही चीजें हम लोग इसको लिख देंगे। तो किस प्रकार से लिखेंगे आइए देख लेते हैं। तो आप यहाँ बताओगे कि युग्मनज जायगोट में अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिका का निर्माण होता है। एक कोशिका निभाग की ओर होती है जिसे हम लोग अग्रस्थ कोशिका, तथा दूसरी कोशिका जो बीजांड द्वार की ओर होती है उसे हम लोग आधारी कोशिका बोलते हैं। अग्रस्थ कोशिका में उदक विभाजन तथा आधारी कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद फिर अब अग्रस्थ कोशिका में दो अनुप्रस्थ विभाजन तथा आधारी कोशिका में 6 से लेकर के 10 अनुप्रस्थ विभाजन होता है। आधारी कोशिका में 6 से 10 अनुप्रस्थ विभाजन के पश्चात प्राप्त संपूर्ण कोशिका को निलंबक बोलते हैं और निलंबक की जो निचली कोशिका होती है उसको हम लोग चूसकांग तथा ऊपरी कोशिका को हम लोग स्फीतिका बोलते हैं, जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे। ठीक है, फिर आगे आप लोग बताएंगे कि अग्रस्थ कोशिका में दो अनुप्रस्थ विभाजन के पश्चात प्राप्त कोशिकाओं में से जो आपकी स्फीतिका के पास वाली जो उपस्थित कोशिका होगी उसको हम हाइपोबेसल बोलेंगे और अग्रस्थ कोशिका के ऊपरी कोशिका के हम लोग क्या बोलेंगे, एपीबेसल बोलेंगे। हाइपोबेसल कोशिका से मूलांकर का निर्माण होता है, फिर मूलांकर से मूल या जड़ का निर्माण होता है और एपीबेसल से बीज पत्र एवं प्रांकुर का निर्माण होता है और प्रांकुर से तना एवं पत्ती का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाता है द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास। आगे आप बता सकते हैं कि इसी प्रकार द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास होता है और नया पौधा बनता है। अब यहाँ पर एक बीजपत्री के बारे में भी समझ लीजिए कि द्विबीजपत्री की तरह ही एक बीजपत्री पादपों में भी भ्रूण का विकास होता है, परंतु एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उसमें केवल एक बीज पत्र का निर्माण होता है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। तो भ्रूण एवं इसका विकास आप लोगों ने समझ लिया होगा। यहाँ तक आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और वहां पर आप लोग समझेंगे बीज एवं फल के निर्माण के बारे में। ठीक है, तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बीज एवं फल के निर्माण के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बीज का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो आप लोग बताएंगे कि द्विनिषेचन क्रिया के फलस्वरूप
बीजांड में अनेक परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बीजांड के दोनों आवरण जो आपके होते हैं जिसे हम लोग बीजावरण बोलते हैं, बीजावरण का निर्माण करते हैं, जो आद्यावरण होते हैं वही आपका बीजावरण का निर्माण करते हैं। बीज पत्र या भ्रूणपोष में भोजन संचित हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है पहले कि जो भ्रूणपोष होता है उसमें ही भोजन संचित होता है, जो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इसमें पानी की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है और भ्रूण जो होता है वो सुप्ता अवस्था में चला जाता है। इस प्रकार बीजावरण से घिरी संरचना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बीज बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, इसे आप लोग 2 बार पढ़ोगे ना तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो बीज का निर्माण किस प्रकार से होता है उसे आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और फल के निर्माण के बारे में समझते हैं अगले पेज पर। इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो अब फल का निर्माण कैसा होता है उसको भी आइए देख लेते हैं। तो इसमें आप बताएंगे कि फल एक परिपक्व अंडाशय, यानी कि जब अंडाशय परिपक्व हो जाएगा तो वही आपका फल बनता है। और जिस समय बीज का निर्माण होता है उसी समय अंडाशय फूल कर वह रसीला बड़ा फल का निर्माण होता है। अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है। तो जब फल के निर्माण में केवल अंडाशय भाग लेता है तो उससे हम लोग प्रकार के कई कह सकते हैं कि, तो इस प्रकार के जो फल होते हैं उसको हम लोग सत्य फल बोलते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि जब फल के निर्माण में केवल अंडाशय भाग लेगा तो आपका सत्य फल कहलाएगा। लेकिन अगर अंडाशय के अलावा और भी चीजें भाग ले रही हैं तो फिर वो आपका असत्य फल होगा, और सत्य फल जैसे कि आपका आम हो जाता है। तो इस प्रकार से फल का निर्माण भी आप लोग समझ गए होंगे कि जो फल का निर्माण होता है वो अंडाशय से होता है और एक परिपक्व अंडाशय ही फल का निर्माण करता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल में आप लोग आम दे सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और निषेचन के बाद पुष्प चक्रों में निम्नलिखित परिवर्तन कौन कौन से आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था बाह्य दलपुंज के बारे में, दलपुंज के बारे में, उमंग जायांग के बारे में। तो उनमें क्या परिवर्तन आते हैं निषेचन के बाद, आइए उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाह्य दलपुंज के बारे में। इसमें आप लोग बताएंगे कि अलग हो जाते हैं तथा कुछ पौधों के तो फलों में लगे रहते हैं। इस प्रकार से बाह्य दलपुंज जो होते हैं वो पौधों से अलग हो जाएंगे या तो कुछ पौधों में फलों में लगे रहते हैं। दूसरा पॉइंट आपका इसमें हो जाता है दलपुंज सूख करके निकल जाते हैं। दलपुंज क्या करते हैं, सूख करके निकल जाते हैं। तीसरा पॉइंट आपका होता है पुमंग यानी कि स्त्री केसर जो पुमंग यानी कि पुंकेसर जो आपका होता है नर युग्म जिसमें बनता है वही आपका पुमंग होता है। पुमंग भी सूख करके नष्ट हो जाता है। चौथा पॉइंट आपका होता है जायांग जो कि आपका स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर के वर्तिकाग्र वर्तिका सूख जाते हैं तथा अंडाशय जो होता है फल एवं बीजांड बीज का निर्माण करता है। क्या होता है, अंडाशय फल का निर्माण करेगा, बीजांड बीज का निर्माण कर देगा। और इस प्रकार से निषेचन के बाद पुष्प चक्रों में ये सारी परिवर्तन देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से वाला जो टॉपिक था ये भी आपका क्लियर हो गया है। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको समझ लेनी है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर आ जाती हैं। पहला आपका होता है अनिषेक जनन या फिर हम लोग बोल सकते हैं अनिषेक फलन भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है अनिषेक जनन या फिर फलन, आइए देख लेते हैं। उसमें आप बताओगे वह क्रिया जिसमें बिना निषेचन के ही फल का विकास हो जाता है अनिषेक जनन या अनिषेक फलन कहलाता है। इस प्रकार से बने फल में बीज नहीं होता है, जैसे कि अंगूर केला आदि जो हो गए ये आपके अनिषेक जनन के उदाहरण हैं। आप लोग देख सकते हो। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा भी इसकी है कि वह क्रिया जिसमें बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाए अनिषेक जनन कहलाएगा। और इस प्रकार से बने फल में बीज का निर्माण नहीं होता है। एग्जाम्पल में अंगूर केला आदि हो जाएगा। और इसे आप लोग याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, तो इसे आप लोग याद कर रहोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरा आपका इसमें परिभाषा है असंग जनन की। असंग जनन में आप बताओगे कि जब बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है असंग जनन कहलाता है। इनमें ना तो अर्धसूत्री विभाजन होगा और ना ही भ्रूण का निर्माण होगा, जैसा कि आलू गन्ना आदि असंग जनन के उदाहरण है। अनिषेक जनन या फिर फलन में मैंने आपको बताया था कि इसमें बिना निषेचन के फल का निर्माण हो रहा था, लेकिन असंग जनन में बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो रहा है, इसे हम लोग इसको असंग जनन बोलते हैं। और इसमें ना ही अर्धसूत्री विभाजन होगा और ना ही भ्रूण का विकास होगा। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल में आप लोग आलू गन्ना समझ सकते हो। तो 2 परिभाषाएं कंप्लीट हो गई। तीसरी आपकी होती है बहुभ्रूणता। तो इसमें बताएंगे कि आप लोग कि जाइगोट कई विभाजनों के द्वारा एक से अधिक भ्रूण का निर्माण करते हैं और उसके फलस्वरूप अनेक बीजों का निर्माण होता है। इसे हम लोग बहुभ्रूणता बोलते हैं। यानी क्या होता है कि जाइगोट होता है, युग्मनज होता है, वो कई विभाजनों के द्वारा एक से अधिक भ्रूण का निर्माण कर देगा, तो इसके फलस्वरूप अनेक बीज का निर्माण होगा, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे बहुभ्रूणता। एग्जाम्पल में आप लोग संतरा नींबू आदि समझ सकते हो, ये आपके बहुभ्रूणता के उदाहरण है। तो इस प्रकार से तीनों परिभाषाएं भी आपकी क्लियर हो चुकी हैं। और इस प्रकार से आपका जो चैप्टर था पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पूर्ण से कंप्लीट हो चुका है। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।